तो हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेकेंड वाला पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। तो इसमें हमने थोड़ी सी चीजें आपको बताई दी थी, जो बेसिक वाले पॉइंट है वो आपको बता दिए थे। मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरे चैप्टर का जो बेसिक वाला पॉइंट था वो यही था जो हम लोगों ने लास्ट टर्न पे देखा था। आगे तो केसेस हैं, और केसेस के बारे में हमने आपको बता ही रखा है कि केस का मतलब जस्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो जनरल क्वेश्चंस होते हैं जिनको करके हमें थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है। और कुछ ऐसी चीजें जहां से क्वेश्चंस जैसे फिक्स रहता है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वैसा हमें अगर पहले से पता है तो हमें टाइम नहीं लगता है, हम जल्दी से उसको कर लेते हैं, या उसका कोई फार्मूला बनाया है हमने तो उसको डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो बेसिक पॉइंट जितने थे वो यही थे। तो उसमें जैसे आपको हमने यहां से स्टार्ट किया था कि मोशन अंडर ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस अभी नेग्लेक्ट कर दिया गया था, मतलब कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर के कारण कोई भी प्रतिरोध या कोई भी वहां पर फ्रिक्शन ऐसे कह सकते हैं, जिसको हम लोग एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो नहीं है। और फ्री फॉल का मतलब हम लोगों ने समझ लिया था कि एक्सलेशन जी के बराबर होना चाहिए, मतलब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। इसके बाद हम लोगों ने यहां पर ये तो कुछ पॉइंट्स थे कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, जब कोई भी बॉडी आप ड्रॉप करते हैं, फ्री फॉल कंडीशन होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी जरूरी नहीं कि वहां पर जीरो हो। जैसे आपने ड्रॉप किया तो हमने कहा था कि जैसे आप टावर पे खड़े होकर ड्रॉप कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। लेकिन अगर आप एक मूविंग बलून के अंदर हैं और वहां से आपने किसी बॉल को ड्रॉप किया तो उसकी वेलोसिटी अगर 10 है तो बॉल की भी 10 होगी। तो जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो उसी 10 मीटर पर सेकंड से पहले ऊपर जाएगी, फिर जब जीरो हो जाएगी वेलोसिटी तब वहां से वो रिटर्न होगी। ठीक है, लेकिन इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती। अगर इसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, जीरो माइनस जीरो, जैसे इसकी भी जीरो इसकी भी जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, और इसमें 10 माइनस 10 दैट इज अगेन जीरो, तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों ही केसेस में जीरो होगी। क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में कोई भी चीजें मूव करती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम लोग यहां पर उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट आपको याद रखना था थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखा था हम लोगों ने साइन कन्वेंशन, जिसमें आपको बताया गया था कि अपवर्ड अगर कहीं पर भी जहां पर आपने रेफरेंस माना है, ठीक है, जहां पर आपने रेफरेंस पॉइंट माना है कि जहां से आपने चीजों को ऊपर की तरफ फेंका या नीचे की तरफ फेंका, तो उस पॉइंट से अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्लस, और नीचे की तरफ है कोई भी क्वांटिटी तो वो माइनस। जाने का मतलब ये यहां पर नहीं है कि जैसे मान लिया वेलोसिटी है तो उसको हम बोल देंगे ऊपर की तरफ बॉडी की वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट अगर आपको देखना है तो आप इनिशियल टू फाइनल देखते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं या ऊपर से नीचे की तरफ। नीचे से ऊपर है तो प्लस, ऊपर से नीचे है तो माइनस। जी हमेशा डाउनवर्ड रहता है क्योंकि अर्थ हर एक बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। जैसे दिखाने को कहीं भी दिखाते हैं हम डाउनवर्ड, क्योंकि हम एक बहुत बड़े सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम कोई भी बॉडी को दिखाएंगे तो ऐसे डाउनवर्ड बस दिखा देते हैं, कहीं पर भी दिखाना होता है। लेकिन अगर हमें यहां पर देखा जाए कि अगर हम एक्चुअल सिचुएशन को ऑब्जर्व करें तो वो ये होता है कि जैसे यहां पर अगर अर्थ है ये, तो अगर कोई बॉडी यहां है, ठीक है, तो उस पर जी ऐसे नहीं लगेगा, जी इस डायरेक्शन में लगेगा। ये सही है और ये गलत है, क्योंकि अर्थ हर एक बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, टुवर्ड सेंटर। तो अगर हम पूरी अर्थ को देखेंगे तब तो यहां पर जब हम जी दिखाएंगे तो हम टुवर्ड सेंटर दिखाएंगे, डाउनवर्ड नहीं। लेकिन नॉर्मली जैसे हम यहां कहीं दिखाते हैं या क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हम ऐसे अर्थ को मान लेते हैं, क्योंकि हम एक छोटी सी जगह पर हैं तो वहां पर हम कहीं अर्थ का सेंटर थोड़े ढूंढेंगे, बस जस्ट उसको हम क्या दिखा देते हैं, डाउनवर्ड दिखा देते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बस कि जो बॉल या कोई भी बॉडी है वो अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ खींचती है। लेकिन नॉर्मली कहीं दिखाना होता है तो हम बात करते हैं डाउनवर्ड की। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी में, क्योंकि हम यहां पर बहुत ज्यादा हाइट की बात नहीं करते हैं। भाई जैसे हम अर्थ से 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर की डिस्टेंस पर होते हैं, इसीलिए एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट भी लिया जाता है। इसीलिए तो लिया जाता है भाई, कोई भी क्वेश्चन यहां करते हैं तो क्या एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप निकालते हैं? नहीं, या तो 9.8 यूज कर लेते हैं और या 10 यूज कर लेते हैं, दो में से कोई भी एक वैल्यू यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए भी हम आपको आगे समझाएंगे कि क्या कब करते हैं।
तो यहां पर देखो ये लिखा भी था, फ्री फॉल इज दस अ केस ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया साइन कन्वेंशन। लेकिन हम लोगों ने समझा था कि साइन कन्वेंशन जो है उसको हम लोग यूज तो करेंगे अगर कहीं जरूरत पड़ती है, लेकिन हम बार बार हर क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार यूज करने से हमारा टाइम ज्यादा जाएगा और एग्जाम में टाइम की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं कि जो तीन मेन सिचुएशंस हैं उनको हम अलग से एनालाइज करके उनके फार्मूले पहले से ही समझ लेते हैं कि साइन अप्लाई करने पर क्या फार्मूला बनेगा, जिससे कि वो कंडीशन जब मैच करती है तो हम साइन यूज नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट उस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। वही यहां पर आपको दिखाया गया था, जैसे ऊपर से नीचे तो हम लोगों ने क्या देखा था, बीच में साइन क्या रहेगा, प्लस। इक्वेशंस तो वही रहेंगी ना तीन, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, और एक इक्वेशन sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ है 2n माइनस 1 होती है, वो भी यहां पर अप्लाई होगी एग्जैक्टली जैसे यहां पर बाकी इक्वेशंस है। लेकिन उसका रेयर यूज होता है, तो कई जगह पर जहां होगा वहां पर हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेन ये तीन इक्वेशन ज्यादा यूज होते हैं। तो जब हम ऊपर से किसी बॉल को नीचे की तरफ फेंकेंगे तो बीच में साइन क्या आएगा, प्लस, और एक्सेलरेशन की जगह g लिखना है, बस इतना याद रखना है आपको। हमने इसमें साइन अप्लाई कर रखा है, साइन अप्लाई कर दिया हमने, तो यहां पर क्या हुआ कि अब कभी भी ये इक्वेशन अप्लाई करनी होगी तो इसमें हम दोबारा साइन नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं कि जी को हम माइनस में रख देंगे, अगर ऊपर से नीचे हम फेंक रहे हैं तो इसमें सबके मैग्नीट्यूड रखने हैं बस, मतलब चाहे v हो, चाहे u हो, चाहे g हो। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीजें हैं, बट आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। जैसे अगर हम कोई भी चीज आपको बता रहे हैं, अगर वो आपको याद नहीं है तो आपको वो कठिन लगेगा ना। फिर जैसे हमने आपसे बताया कि जब हम इस कंडीशन में होंगे तो हम इन इक्वेशंस को यूज करेंगे, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ना। ठीक है, अब जैसे आप यही भूल गए तो आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर कंफ्यूज होंगे, तो आपको चीजें पीछे की भी याद रखनी पड़ेंगी। और इन दोनों चैप्टर्स जो यहां से हम मोशन इन 1D पढ़ रहे हैं, यहां से आपको हर चीज याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे का यूज नहीं होना है। जैसे यहां पर पढ़ रहे हैं या रोटेशन पढ़ रहे हैं तो वहां लीस्ट काउंट का यूज नहीं होना। ठीक है, वहां पर जो है यूनिट डायमेंशन का तो डायमेंशन निकालने का काम आता है, बाकी क्वेश्चंस का कहीं यूज नहीं होना है। चाहे वहां सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो वो ऑर्डर एंड सिग्निफिकेंट फिगर यूज कराया जा सकता है, तो वो अगर आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पता है तो आप तुरंत वहां बता देंगे अगर जरूरत पड़ती है। लेकिन उसकी रेयर जरूरत पड़ती है, मतलब कभी ऐसा हो सकता है तो हमें पता है, लेकिन इन सब चीजों की जरूरत तो हर चैप्टर में पड़ेगी। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे, सर्कुलर पढ़ेंगे, रोटेशन पढ़ेंगे, चाहे वर्क एनर्जी आप पढ़ो, चाहे आप वहां पर जो है प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन, सब में इनकी जरूरत पड़ेगी। तो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी ना, अगर याद नहीं रहेगा तो बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे। तो याद करना पड़ेगा आपको, हर चीज जो भी बताई जा रही है उसको याद रखना पड़ेगा कि क्या केस बताया गया था और किस केस के लिए ये चीजें बताई गई थी, ये आपको याद रखना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, यहां ये होता है कि हमें लाइन टू लाइन चीजें याद नहीं करनी पड़ती जैसे हम बायो में याद करते हैं, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप यूज ही नहीं कर पाएंगे ना फिर। अब जैसे यहीं पर दूसरी कंडीशन देखो, ये पहली वाली हो गई, खत्म हो गई। दूसरी कंडीशन, दूसरे में नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि अगर हमने किसी भी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका है तो हम इन इक्वेशंस का यूज करेंगे, वही तीनों इक्वेशंस, वही तीन इक्वेशंस हैं, बट बीच में साइन क्या है, माइनस का। और चूंकि हम इसमें साइन कन्वेंशन यूज कर चुके हैं, इसलिए किसी भी क्वेश्चन में यूज करते समय हम इनमें दोबारा साइन नहीं लगाएंगे, वरना दो बार हो जाएगा साइन, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो साइन यूज कर चुके हैं। ये हम इक्वेशंस क्यों ऐसे याद कर रहे हैं, जिससे कि हमें बार बार साइन कन्वेंशन यूज ना करना पड़े। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तीसरी कंडीशन है, जैसे 2023 में इसी पर तो क्वेश्चन आया था, यही इक्वेशन यूज करनी थी, u दिया गया था, t दिया गया था, g दिया गया था, सारी वैल्यूज रखकर h की वैल्यू निकाल देनी थी, क्या है वहां पर, यही क्वेश्चन आया था। अभी हमने वो क्वेश्चन डाल भी दिया है, क्योंकि हम असाइनमेंट अपडेट कर रहे थे, तो उसमें अब जब दोबारा बनाया जाता है तो कहीं पर कुछ भी डाल सकते हैं, तो हमने उस क्वेश्चन को डाला, अभी हम लोग करेंगे भी क्वेश्चन। ठीक है, तो जब हम इस कंडीशन में होते हैं तो यहां पर क्या होता है कि जैसे हम किसी हाइट से ऊपर की तरफ किसी चीज को फेंक रहे हैं, तो ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, मतलब दोनों तरह की सिचुएशंस आ रही हैं यहां पर, कि बीच से हम जा रहे हैं तो ऊपर थोड़ी देर फिर नीचे आएगी। लेकिन इस सिचुएशन को अगर हमें कहीं पर देखना है, या ऐसी सिचुएशन का कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस का यूज करेंगे, जिसमें वही इक्वेशन है, बस ये साइन यहां पर लगेगा माइनस का, यहां पर साइन लगेगा माइनस यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसमें कोई साइन नहीं, ये वैसे रहेगी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो इसमें आपको अब ये ध्यान रखना होगा कि अगर ऐसी कंडीशन है तो इन तीन इक्वेशंस का हमें यूज करना है। अब ये चीज रटनी पड़ेगी ना आपको, तो जब आप घर में रिवाइज करेंगे तो तीनों केसेस को देखो
और तीनों केसेस में क्या क्या इक्वेशंस आपको बताई गई उनको देखो और उनको याद रखो। जैसी सिचुएशन मिलेगी वैसा केस आप ले लो, ठीक है, तुरंत आप कर लो। जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम में जब आया था, तो जिन लोगों ने यहां पर ये क्वेश्चन मतलब चीजें ध्यान रखे उनको टाइम ही नहीं लगा, जस्ट उसकी लैंग्वेज पढ़ा और तुरंत समझ गए ये वाला लगना, तुरंत ये फार्मूला लगाया ना, वहां बैठ के ये सोचना पड़ा कि हमें कौन सा साइन कन्वेंशन यूज करना है, क्या यूज करना है, नहीं, कुछ नहीं, जस्ट इसी का यूज किया और सॉल्व कर लिया। और जैसे कि हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो क्वांटिटी एक्चुअल में है वो प्लस है या माइनस है, ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑप्शन में अगर उसने दिया, तो जैसे आपके यहाँ 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, अब आप देखो यहां पर, जैसे अगर हम यहां से यहां तक की बात करें तो H माइनस में होगा, लेकिन आपके यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें H माइनस में नहीं दिया गया था, उसने हाइट ऑफ ब्रिज पूछा था, मतलब इसकी हाइट, तो उसने सारे ऑप्शन प्लस में दिए थे। तो हमने ये चीज आपको बताई थी ना कि जैसे अगर वो प्लस माइनस के ऑप्शन देता है तो आप देख लो कि भाई ये नीचे की तरफ है तो माइनस होगा, तो माइनस वाला टिक कर दो, लेकिन अगर प्लस माइनस में ऑप्शन नहीं है तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो टिक कर दो आप, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसे ही ऑप्शंस दिए जाते हैं, बहुत रेयर कंडीशन है कि ऐसा ऑप्शन दिया जाए, लेकिन ये नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया था कि ग्रेविटेशन में आपके यहाँ पूछा गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पूछा गया, तो कुछ लोग को प्रॉब्लम थी समझने में, तो हमारे पास बाद में आए थे, तो मैंने उनको प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर दिखाया भी था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन हमने दिखाया था, हमने वहां पर ग्रेविटेशन का भी क्वेश्चन दिखाया था, आप प्रीवियस ईयर का पेपर चेक कर सकते हैं। वही पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस में होता है, लेकिन आंसर एक बार क्वेश्चन दिया जिसमें उसने सारे ऑप्शन प्लस में दिए, और एक बार उसने वही क्वेश्चन दिया, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन दिया प्लस माइनस करके। तो आपको डिसाइड करना होगा, तो ये चीज हमें याद रखनी होती है कि जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस में होता है, तो अगर माइनस वाला ऑप्शन है तो हम माइनस टिक कर देंगे, अदरवाइज हम मैग्नीट्यूड टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये अभी बहुत बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि ये चीज जैसे हमने आपको बता दी, याद रखेंगे। अब जब ये चीजें, ये क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, ठीक है, जब ग्रेविटेशन हम कर रहे होंगे वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो आपको एकदम याद आ जाएगा कि हाँ हमें जो बताया गया था उसका रीजन क्या था। या जब स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ रहे होंगे तब आपके सामने जब वो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमने हर तरह क्वेश्चन डाल रखे हैं असाइनमेंट में, तो वो क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आपको याद हो जाएगा कि अच्छा इसलिए हमें वहां पर ये चीज बताई गई थी कि हमें ये चीज पॉइंट ध्यान रखना है। बात समझ गए ना? तो बाकी यहाँ पर ये केसेस हम लोगों को याद रखने हैं और साथ में इनके जो इक्वेशंस बनाई हैं वो याद रखनी, ठीक है। बाकी ये जैसे हमने बताया था कि आप इसको याद रखेंगे तो आप क्वेश्चंस को हैंडल आसानी से कर लेंगे। बाकी इसमें है कुछ नहीं, बस U0 ही तो किया गया, लेकिन हमने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन बताई थी थर्ड वाली, कि अगर आप किसी भी बॉडी को U=0 से ड्रॉप करते हैं तो ये सेकंड वाली इक्वेशन जो है वो आपको याद रखना कि t टाइम के बाद उसका h क्या होगा, हाफ g_2। और अगर आप U=0 से ड्रॉप करते हैं तो h डिस्टेंस चलने के बाद वेलोसिटी क्या होगी, √2gh, ठीक है। आप इसको याद रखना, फिर आप देखना कि कितनी आसानी से आप क्वेश्चन समझ जाते हैं जब ये चीजें यूज होंगी। और ये यही नहीं, ये यहां भी यूज होंगी, वर्क एनर्जी पावर में यूज होगी, इवन फ्लूइड मैकेनिक्स जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तब भी ये यूज होता है, ठीक है। तो आपको याद होगा तो बहुत इजीली आप चीजों को समझ जाएंगे, इसीलिए हमने इसको अलग से लिखा है। ऐसे ही ये था कि नीचे से ऊपर तक का जाने का टाइम T_up क्या होगा, U/G। तो आपको याद रखना है, बस याद है तो आपको हेल्प मिल जाती है, अपना टाइम बचाने में भी मदद मिलती है, ठीक है। Hmax, जैसे अगर किसी भी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका तो T_up टाइम है, तो Hmax की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ g_T_2। अगर T दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, और U दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, दोनों ही Hmax बता रहे हैं। Hmax का मतलब मैक्सिमम हाइट। जैसे जब कोई बॉडी आप फेंकेंगे नीचे से ऊपर की तरफ तो यहां है तब भी ये h है, ठीक है। जब यहां है तब भी ये h है, और जब यहां है तब भी उसको हम h मान सकते हैं, भाई वो अलग अलग वैल्यू आएंगी। लेकिन अगर Hmax कह दिया तो इसका मतलब जहां पर वेलोसिटी इसकी 0 होगी वहां तक की बात की जा रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां पर नोट में ये लिखाया गया था कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2U/g, और नीचे से ऊपर U/g, ऊपर से नीचे का भी टाइम U/g। T डाउन T_up दोनों बराबर होते हैं U/g, ठीक है। बाकी ये वाला पॉइंट बताया गया था कि किसी भी एक लेवल पर अगर आप देखेंगे तो किसी भी एक लेवल पर जो स्पीड होती है वो यहां पर सेम होती है आते समय और जाते समय, ठीक है। तो जैसे जब जा रही थी तब भी V', और जब आएगी तब भी उस लोकेशन पर V', जा रही थी तब V', आ रही थी तब भी उसी लोकेशन पर V', और सेम सेगमेंट का टाइम भी सेम रहता है। जैसे इसमें अगर T' लगा तो जब इस लेवल पर आएगी तो यहां से ग्राउंड तक जाने में एग्जैक्टली टाइम T' लगेगा।
अगर यहां से यहां तक टी डबल डैश है तो यहां से यहां तक भी टी डबल डैश रहेगा, ठीक है। ये भी पॉइंट हमने बताया था कि लास्ट के टी सेकंड में वो कितना चलेगा, तो लास्ट के टी सेकंड में चलेगा हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी आपके यहां पूछा गया था कि लास्ट के अंतिम टी सेकंड में वो कितना चलेगा, तो अंतिम टी सेकंड में हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। एच डैश की वैल्यू जी बाई टू, मतलब लास्ट के एक सेकंड में अगर पूछे, यानी कि लास्ट सेकंड अगर वो कह दे, तो लास्ट सेकंड का मतलब क्या हो गया यहां पर कि एच डैश की वैल्यू हो जाएगी जी बाई टू। तो ये हर एक बॉडी के लिए फिक्स रहेगा जी बाई टू, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं। तो इसका मतलब अगर जी की वैल्यू हम 10 ले लें तो 10 बाई टू का मतलब क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसका मतलब अंतिम सेकंड में 5 मीटर चलेगा, ठीक है। यहां पर कोई भी बॉडी चाहे जिस भी स्पीड से फेंको, जैसे यहां पर हमने एग्जांपल दिया था, अगर हम 10 से फेंकेंगे तो भी लास्ट सेकंड में जी बाई टू, और अगर हम 20 से फेंकेंगे तब भी लास्ट सेकंड में जी बाई टू, ठीक है। तो अंतिम टी सेकंड में बराबर ही चलना है उसको, ठीक है, लास्ट के टी सेकंड में। तो लास्ट के टी सेकंड मतलब चाहे 1 सेकंड हो, चाहे 2 सेकंड हो, चाहे 3 सेकंड हो, तो दोनों बॉडीज के लिए जैसे यहां पर है, तो अगर हम लास्ट के 2 सेकंड की बात करेंगे तो भी वही चीज आएगी, लास्ट के 3 सेकंड की बात करेंगे तब भी वही, क्योंकि अंतिम 3 सेकंड का मतलब यहां से 3 सेकंड, तो चाहे u जब 0 होगा तो 3 सेकंड में चलेगा तो हाफ जी टी, बस टी की जगह क्या रख देंगे 3, टी की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे, ठीक है। तो यहां पर ये कंडीशन हो गई सारी जो हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। बाकी ये तो केसेस कुछ थे कि ये हम लोगों ने पहले से रेशो पढ़ रखा था, वही रेशो 135 वाला है 1357, कि मतलब अगर टाइम इंटरवल्स इक्वल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो किसी भी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस कवर करेगा वो उसका रेशियो 1:3:5:7 होगा, ठीक है। चाहे वो 1-1 सेकंड का हो टाइम, चाहे वो 5-5 सेकंड का हो, चाहे 10-10 सेकंड का हो, चाहे 7-7 सेकंड का हो, बस सारे टाइम इंटरवल सेम हो, तो इनका जो रेशियो होगा डिस्टेंसेस का वो 1:3:5:7 वाले रेशियो में आएगा, ठीक है। इसके बाद ये भी बता दिया गया था कि अगर फर्स्ट 1, फर्स्ट 2, फर्स्ट 3 कहता है, ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है सब, ठीक है। तो वही चीज आपको बताई जा रही है, ये तो लॉ ही है, गैलीलियोज लॉ, ठीक है, ऑफ ऑड नंबर। तो ये मैंने इसलिए ऐसे बताया, इसको पहले भी इसको मैंने कराया था क्वेश्चन में, लेकिन जैसे आजकल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, मान लो उसने ये क्वेश्चन 2-3 बार 3-4 बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से, ठीक है। मान लो उसने ऐसे पूछ दिया व्हाट इज द लॉ ऑफ गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर, अब पता लगा हमें पता तो है लेकिन हमें यही नहीं पता है कि इसको ये बोलते हैं, इसलिए मैंने ऐसे इसको बता दिया। अब आपसे कोई पूछेगा कि गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो जो रेशियो चलेगा, जो डिस्टेंसेस चलेगा, उसका जो रेशियो होगा वो 1:3:5:7 होगा, यही लॉ ऑफ ऑड नंबर होता है, ठीक है। ऐसे यहां पर है फर्स्ट 1, फर्स्ट 2, फर्स्ट का मतलब स्टार्टिंग से 1, स्टार्टिंग से 2, स्टार्टिंग से 3, तो इसमें जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 1:4:9, यानी कि जो नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर उनके स्क्वायर का रेशियो रहेगा, 1 2 3 4 5 6 लिखते चले जाओ, उनका स्क्वायर कर दो, तो वो रेशियो यहां पर आएगा अगर स्टार्टिंग से 1 2 3 लिया जाए तो, ठीक है। दोनों में अंतर समझाने के लिए ही दोनों को साथ में दिया गया। ऐसे हमने एक ये भी डेरिवेशन कराया था कि अगर यहां पर टाइम की बजाय जैसे 1-1 सेकेंड, 2-2 सेकेंड, 5-5 सेकेंड, ऐसा ना करके 1-1 मीटर के ड्यूरे वो लिए जाए, लेंथ ली जाए, तो उसमें जो टाइम लगेगा उसका रेशियो आपको पूछा जाए, तो उसका रेशियो कैसे निकालेंगे, तो वो रेशियो क्या आएगा, डेरिवेशन तो बता दिया गया था 1:√2 - 1 √3 - 2, तो देखो यहां पर 1 लिखा, फिर 2 - 1, रूट तो सब पर लगेगा, 2 - 1 यानी 2 और उसका 1 कम कर दो तो इधर आ गया, फिर 3 में से 1 कम कर दो 2 तो यहां आ गया, ऐसे आगे क्या आएगा 4 और 3, √4 - √3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा होता है और ये क्वेश्चन भी कई बुक्स में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको अलग से आपको केस में ही बता दिया कि आपके सामने अगर बाई चांस से क्वेश्चन आ गया तो यहां पर आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको पता है, तुरंत कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोग आ जाते हैं तो जितना हम लोगों ने पढ़ा है ये थोड़ा सा हमने इसीलिए आपको एक बार रिवाइज करा दिया कि आपको अभी क्वेश्चंस ही करने हैं, तो आपको एक बार और रिवीजन में आ गया कि हाँ कुछ पॉइंट्स थे तो क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं पहले, तो कुछ क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं वो क्वेश्चंस करेंगे, देन हम वापस थ्योरी वाले पार्ट पर आएंगे, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम्स पर।
बुकलेट्स करते रहो अच्छे से बस, ठीक है। जितने क्वेश्चन हैं उनको बार बार करेंगे, एकदम इसी से सब कुछ जाना है आपका, ठीक है। जो भी स्टूडेंट सेलेक्टेड, अभी मैं एक सेलेक्टेड स्टूडेंट से मिलकर आ रहा हूं, उसके 160 नंबर हैं, 160 मार्क्स हैं, 3-4 तो गोले गलत भर दिए थे, वरना किए उसने पूरे 45 के 45 थे। तो उसका आता तो पूरा ही, लेकिन उसने शुरुआत में थोड़ा सा उसका सीक्वेंस गलत हो गया, उसमें प्रॉब्लम हो गई उसके, लेकिन फिर भी उसके 160 नंबर हैं। और जो भी आता है वो वहां पर एक ही बात कहता है, सर हमने 4 बार 5 बार इसको पढ़ा। कोई 4 बार बताता है, कोई 5 बार, कि हम वही क्वेश्चंस लगाते रहे बार बार। कहा शुरुआत में अभी खुद बोल रहा था, अब जैसे हम यहाँ लाके उसको बुलवाते तो आप कहो सर वहां से पढ़ा के लाए होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम किसी को यहाँ लाते वाते नहीं, तुमको भरोसा करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन हम इसीलिए यहाँ किसी को बुलाकर नहीं लाते। लेकिन अभी वो यही बात हमसे कह रहा था कि सर पहले स्टार्टिंग में हमें भरोसा नहीं था, तो हम क्या करते थे, वो डीसी पांडे ले आए, उसको सॉल्व कर रहे थे, कोई बताता यूनिवर्सल ले आए, उसको सॉल्व कर रहे थे, लेकिन हो कुछ नहीं पाता है फाइनली, जो हमने तुम्हें बताया था। और कहा बाद में जब लगा कि पेपर देखा, जब पेपर सामने आता है तब समझ में आता है कि खाली अगर बुकलेट अच्छे से हम प्रिपेयर कर लेते तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता। तो बुकलेट ही हमने बाद में किया, जब पूरा भरोसा हो गया कुछ साल गंवाने के बाद। तो जब भरोसा हो गया तो हमने बुकलेट ही किया 4 बार और हमारे इतने नंबर आ गए। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि आप जो भी बुकलेट, अब जैसे जो पिछले सालों के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पिछले साल की बुकलेट है, आप 2023 का पेपर रखो, चाहे 22 का पेपर रख लो, हम कहते हैं तुम्हें लगता है हो सकता है कठिन पेपर आ जाए, तो तुम 17-18 का पेपर रख लो, 18-19 वाला पेपर रख लो, वहां पेपर कठिन आते थे, पहले टफ पेपर आते थे। कोई भी पेपर रख लो और आप फिर मैच करो, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चंस आए और हमारी बुकलेट में हर तरह का क्वेश्चन है कि नहीं। इसीलिए हमने आपसे कहा था स्टार्टिंग में, इसीलिए हमने आपसे कहा था कि पेपर चाहे टफ आए, जैसे कई लोगों ने हमें अभी सलाह दी कि आप अपनी बुकलेट से जो टफ वाले क्वेश्चंस हैं उनको हटा दो, ठीक है, लेकिन हमने नहीं हटाए, क्योंकि हमें पता है कि क्या करना है। क्योंकि आपको भेजना है हमें नीट के एग्जाम में, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पहले भरना है, और वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप हर तरह की चीजें करने के सक्षम होंगे, ठीक है। मतलब चाहे कठिन आ जाए, आपके माइंड में ये ना रहे एग्जाम जाते समय कि यार कठिन आ गया तो हम क्या करेंगे, सरल सरल तो हम कर ले रहे हैं। तो वहां जाते समय आपके माइंड में अगर ये बात आ गई तो सरल वाला भी जो आसान होगा वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने हर तरह के क्वेश्चंस रखे, लेकिन हमने इधर उधर की भी चीजें भी नहीं रखी, जो आपके लेवल में कभी पूछा गया है उसी टाइप की चीजें हमने रखी हैं। तो इससे क्या रहेगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर कठिन आ जाएगा, टफ पेपर होगा तो भी हम इसी बुकलेट से कर लेंगे, थ्योरेटिकल आएगा तो भी कर लेंगे, न्यूमेरिकल आएगा तो भी कर लेंगे। तो बस आपका काम जो है वो ये है कि रिवाइज करते रहो बार बार, मतलब इतना रिवाइज करो कि हर एक क्वेश्चन के प्रोसीजर तक आपके दिमाग में छप जाए, लेकिन रटना नहीं है, ठीक है। देखो दोनों बातों में अंतर है, छपना और रटना, वो दोनों बातें डिफरेंट है। रटने का मतलब है कि बस हमारी दिमाग बंद है, ठीक है, दिमाग बंद है और हमें पता है इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, वो होता है कि रटा हुआ है हमारा। रटे हुए में क्या होगा प्रॉब्लम, कि कुछ भी बदलेगा या उसका कहीं दूसरी जगह यूज करना होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जब दिमाग में छप जाता है तो छपा हुआ होता है, जब माइंड में एकदम एक एक चीज आपकी क्लियर है, ठीक है, तो ये होता है कि उसमें से क्या चाहिए वो आप निकाल लेते हैं, ठीक है। उसमें से जो चाहिए, मतलब पूरी बुक आपके माइंड में छप गई, अब उसमें से जो जरूरत है वो दिमाग आपका खुद पकड़ के आपको दे देगा कि इसकी जरूरत है, यहां पर इसका यूज कर लो। तो आप जो भी चीजें हैं उनको इतना रिवाइज करो, लेकिन समझकर हर बार क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझो। उसका जो पॉइंट है, जब वो पॉइंट अपने आप आपको आ जाए कि हाँ इसको हमने पिछली बार जब पढ़ा था तो हमने ये समझा था, तो वो धीरे धीरे आपकी स्पीड आ जाती, फिर वो पॉइंट, वो उसका जो बेसिक उसका कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि इस क्वेश्चन को हमने प्रोसीड कैसे किया था और कैसे हमें करना है, ठीक है। तो जब वो चीज आ जाती है तो उसको कहते हैं कि ये हमारा परफेक्ट रिवीजन। जैसे रिवीजन बहुत लोग करते हैं, लेकिन रिवीजन करने में भी आपको ध्यान देना है कि आपके माइंड में वो सारे प्रोसीजर्स और उसका रीजन आपके दिमाग में होना चाहिए, कारण होना चाहिए कि हम अगर ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जब वो कारण आपके माइंड में रहेगा तो एकदम आप परफेक्ट रिवीजन आपका माना जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। A body is projected against gravity covers equal distance in the 5th and 6th second of journey, then how high the body can rise up? कितनी ऊंचाई तक बॉडी राइज कर सकती है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप यहां पर देखो कि
जो भी ये बॉडी है इसको जब फेंका गया तो उसने कहा पांचवें और छठे सेकंड में डिस्टेंसेस बराबर होंगी। अब आप ऐसे सोचो कि क्या पांचवा और छठा सेकंड जो है वो एक ही साइड में होगा? जैसे अगर आप सोचो, आप ये कह सकते हैं कि क्या ये पांचवा सेकंड है और ये छठा सेकंड है, ये सिक्स्थ है और ये फिफ्थ है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि पांचवें और छठे सेकंड में डिस्टेंसेस क्या हैं? इक्वल डिस्टेंसेस हैं। जबकि हमें पता है कि जैसे जैसे वो नीचे से ऊपर जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और जब स्पीड उसकी कम होगी तो क्या होगा? वो अगले सेकंड में कम चलेगा, उसके अगले सेकंड में और कम चलेगा, उसके अगले सेकंड में और कम चलेगा और रुक जाएगा जाकर एक जगह पर। अगर वो बराबर ही डिस्टेंसेस चलता जाता तब वो रुकता ही नहीं, क्योंकि बराबर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि स्पीड में कोई चेंज ही नहीं हो रही, वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब पांचवा और छठा सेकंड एक साइड में नहीं हो सकते। लेकिन उसने आपसे कहा क्या? उसने कहा कि दोनों में डिस्टेंसेस बराबर हैं, तो वो एक साइड में पॉसिबिलिटी नहीं है। अब याद करो, जो लास्ट में आपको मतलब उससे पहले थोड़ा डायग्राम एक बनाया गया था ना, कि ऐसे हम लोग करते हैं कि अगर हम यहां पर यहां से यहां तक डिस्टेंस लेते हैं सेम लेवल, तो इतनी दूर का टाइम भी सेम होता है और डिस्टेंस भी सेम होती है। तो अगर हम यहां पर यही कॉन्सेप्ट यूज करें तो हमारा ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ऐसे अगर हम कह दें कि यहां पर अगर हमने बॉल को यहां से नीचे से ऊपर फेंका तो यहां पर इसकी वेलोसिटी हो जा रही 0, तो ये जो इधर का सेकंड है ये फिफ्थ सेकंड है, ठीक है? तो ये इधर का जो हो जाएगा वो सिक्स्थ सेकंड हो जाएगा, ठीक है? तो अब आप देखो वो क्वेश्चन जो है वो इस डायग्राम से मैच कर रहा है कि पांचवें और छठे सेकंड में डिस्टेंसेस क्या होंगी? बराबर, क्योंकि ये भी एक सेकंड है। पांचवा सेकंड मतलब 1 सेकंड, छठा सेकंड मतलब 1 सेकंड। ड्यूरेशन तो एक एक सेकंड का ही होता है ना, ये हम पीछे आपको 1D फर्स्ट में बता चुके हैं। तो दोनों की डिस्टेंसेस क्या हो गई? बराबर। उसने यही तो कहा कि पांचवें और छठे सेकंड में डिस्टेंसेस बराबर हैं। तब उसने पूछा देन हाउ हाई द बॉडी कैन राइज अप। ये जो टर्म लिखा हुआ है हाउ हाई, ठीक है, इस हाउ हाई टर्म का मतलब होता है कि आपको बताना है एच मैक्स की वैल्यू, ठीक है? क्या बताना है? एच मैक्स। हाउ हाई का मतलब कितना ऊंचा उठा, तो कितने ऊंचे का मतलब एच मैक्स। तो आपको यहां पर निकालना है एच मैक्स की वैल्यू, ठीक है? ये आपको निकालना है एच मैक्स क्या होगा। अब आप सोचो कि यहां पर एच मैक्स निकालना है, तो तुम्हें अगर टी अप पता चल जाए, ठीक है, तो तुरंत आप बता दोगे ना। अब जैसे ही एच मैक्स बताना, अब आपके माइंड में यहीं से फार्मूले का इंपॉर्टेंस समझ में आता है आपको, कि आपके माइंड में अगर वो छोटे छोटे फार्मूले हैं तो आप क्वेश्चन में प्रोसीड आसानी से कर ले जाएंगे। वरना आप सोचते रहो कौन सी इक्वेशन लगाएं, v इक्वल टू u प्लस एटी लगाएं, माइनस जी टी लगाएं, क्या लगाएं, यही सब सोचते रहोगे दिमाग में। लेकिन अगर दिमाग में आ गया कि यार अगर टी अप या u पता चल जाए, कुछ भी पता चल जाए एक चीज, तो अगर u पता चल जाए तो हम u स्क्वायर बाई 2g लगा सकते हैं, और अगर टी अप पता चल गया तो हाफ जी टी अप स्क्वायर लगा सकते हैं। तो आप देखो अगर ये पांचवा सेकंड अंतिम सेकंड है तो टी अप की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 5 होगी ना, 5 सेकंड। अब ये बात कम लोग बोल पा रहे हैं, कुछ लोग बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पीछे का रिवाइज नहीं। ये क्या ये पॉइंट हमने आपको बताया नहीं है? हमने मोशन इन 1D फर्स्ट में आपको एक जगह बताया था ना कि अगर कोई भी बॉडी n सेकंड के लिए चलती है तो nth सेकंड होता है उसका लास्ट सेकंड। तो अगर यहां पर ये बॉडी यहां से देखो तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये पांचवा सेकंड इसका अंतिम सेकंड, इसी को उल्टा कर लो कि अगर यहां पर देखो तो इसमें क्या है कि ये nth सेकंड अगर लास्ट सेकंड है तो टोटल टाइम कितना? n। जैसे अगर इसी को हम कह दें ये पांचवा सेकंड है तो टोटल टाइम कितना? 5 सेकंड हो जाएगा। ये बताया था ना आपको, डायग्राम भी बनवाया था वहां पर। तो वही चीज यहां के, अगर ये अंतिम सेकंड पांचवा सेकंड है तो ये जो टोटल टाइम होगा वो क्या होगा? 5। टी अब पता चल गया, दैट मीन्स एच मैक्स क्या हो जाएगा? हाफ जी टी अप स्क्वायर, यानी कि हाफ जी की वैल्यू 10 और टी अप का मतलब है 5, तो 5 का स्क्वायर 125 हो जाएगा, ठीक है? और ये सॉरी 5 का स्क्वायर 25 और ये 110 है, तो ये हम कैंसिल कर देना तो ये हो जाएगा 5, यानी कि कितना आ जाएगा? 125 मीटर, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट।
ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन बस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट था, जो चीजें समझने वाली थी। बाकी क्वेश्चन में क्या था कि अगर यहां से यहां तक है पांचवा, ये छठा सेकंड, तो दोनों में डिस्टेंसेस बराबर हो जाएंगे। तो अगर 5 सेकंड लगे तो टोटल टाइम हो जाएगा 5 सेकंड। अगर पांचवा सेकंड अंतिम सेकंड है तो अगर टीएफ की वैल्यू 5 है तो एच मैक्स कितना हो जाएगा, हाफ जी टीएफ स्क्वायर, और वहां से आ गया 125। कुछ लोगों को यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाता है, उनको लगता है कि जैसे ये पांचवा सेकंड है तो यहां से यहां तक टोटल टाइम हो गया 5 सेकंड, तो ये छठा सेकंड इधर दिख रहा है, तो अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो टोटल टाइम 6 सेकंड आ जाएगा, ऐसे लगने लगता है। और अगर 6 आ जाएगा, जैसे फिफ्थ है तो 5 हो गया, इधर 6 है तो 6 होना चाहिए, तो अगर हम यहां 6 रखेंगे तो आंसर बदल जाएगा ना। तो वो चीज आप सोच गलत रहे, ठीक है, तो इसलिए वो आपको ऐसे लगने लगता है, जैसे आप ऐसे सोच रहे हैं, जैसे होता नहीं, वो बचपन में एक दूसरे दोस्तों को उल्लू बनाते थे, देखो हमारे 11 उंगलियां, देखो 10 9 8 7 5 कितनी हो गई, 6 5 11, तो ऐसे ऐसे बनाते हैं ना। लेकिन वो क्या है, काउंटिंग उल्टी कर रहे हैं, तो नंबर उल्टा आ रहा है, लेकिन टोटल अमाउंट जो है वो कितना रहेगा, वो तो 5 रहेगा। जैसे अगर हमने कहा 10 9 8 7 एंड 6, तो ये 6 नंबर थोड़े हैं, टोटल नंबर तो 5 ही है ना, तो वो नंबर पढ़ रहा है 6, लेकिन अगर टोटल अलग अलग नंबरिंग कर रहे हैं जो, तो वो तो 5 टोटल नंबर आएगा ना। जैसे 6 है तो 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा, तो अगर काउंट करोगे तो 6 6 7 8 9 एंड 10, तो टोटल कितना हुआ, 5 तो हुआ। तो इसका मतलब इधर भी 5 ही सेकंड है, तो चाहे टी अप देखो चाहे टी डाउन, वो 5 होगा। तो ऐसे नहीं कि 6 है तो यह टोटल 6 हो जाएगा, काउंटिंग 0 की तरफ से स्टार्ट करेंगे, ना कि उल्टा। तो उल्टा काउंटिंग नहीं करेंगे, तो चाहे इधर से करो चाहे इधर से, आएगा वो 5 ही। बस वो कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हम 10 से काउंटिंग करने लगते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं तुरंत। Second number, a particle is projected vertically upward with velocity 40 meter per second. Find the displacement and distance traveled by the particle in 2 second, 4 second and 6 second. क्या? ये ऑप्शन थोड़े दिए हैं, सेकंड ऑप्शन थोड़े दिए गए हैं, एक सेकंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हो जाए। ये 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ए बी सी, ये भी नहीं देखा कि डी ऑप्शन भी नहीं है, हद हो गई। ये 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था मोशन इन वनडी फर्स्ट में, वो जो मैन जाता है मार्केट, एक मैन मार्केट जाता है और मार्केट से वापस आ जाता है अपने घर, तो आपसे कहा था 30 मिनट में कहां होगा, 40 मिनट में और 50 मिनट में, और उसमें आपको क्या निकालना था, एवरेज स्पीड निकालनी थी और एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी। तो उसमें टोटल 6 नंबर ऑफ ऑप्शंस थे, ठीक है, क्योंकि उसमें उसने 3 इंटरवल्स दे रखे थे और हर इंटरवल में आपको 2-2 चीजें निकालनी थी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको वैसे ही क्वेश्चन यहां दिया गया, बस इसमें एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी ना पूछकर उसने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ दिया। तो इसमें भी तो हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालकर ही तो डिवाइड किया था ना टाइम से, तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से मैच कर रहा है, ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से मैच कर रहा है। तो आप देखो उसने कहा है कि 2 सेकंड, 4 सेकंड और 6 सेकंड, मतलब 2, 4 और 6 सेकंड में आपको 2-2 चीजें निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी, ठीक है। तो हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट पहले से पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे अगर पार्टिकल कैसे जाए, स्ट्रेट लाइन में जाए, बिना अपनी डायरेक्शन चेंज किए हुए। तो हमें ये पहले देखना पड़ेगा ना कि वो डायरेक्शन अपनी चेंज कितने समय के बाद करेगा, क्योंकि अगर किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो वो थोड़ी दूर ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर वो नीचे आएगा ही आएगा। तो हमें ये देखना है कि कितने देर के बाद वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा और वहां से फिर वो नीचे आएगा। तो हमें वो टाइम पहले देखना है जहां पर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो जब तक वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तब तक हम चाहे डिस्टेंस निकाल लें और चाहे डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, दोनों का आंसर तो सेम ही रहेगा। तो पहला काम हमारा वही रहेगा यहां पर कि ये देखना कि ये कहां तक जाएगा, ठीक है, ये कितने टाइम तक ये ऊपर जाएगा जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी। जैसे आप ऐसे सोचो कि हमने यहां से फेंका इसको और इसकी स्पीड क्या है 40, यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई जाकर 0, ठीक है। तो हमें यहां से पता है कि इसके बाद ये फिर रिटर्न हो जाएगा, जैसे ऐसे लिख देते हैं इधर, ठीक है, यहां जाएगा और यहां से ये रिटर्न हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो स्पीड है वो क्या है u, और u इज इक्वल टू कितना है 40।
ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो यहां पर आपको निकालना है यहां से यहां तक का टाइम, जिस टाइम को हमने नाम क्या दिया था, टीएफ। तो हमें अब जैसे अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप वही इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू माइनस सी टी। लेकिन आप सोचो फार्मूला हमें याद है टीएफ यू बाई जी, तो एग्जाम में तो कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं, यू बाई जी, यू कितना 40, जी कितना 10, 40 अपॉन 10 मतलब 4 सेकेंड। मतलब हम समझ गए 2 सेकेंड और 4 सेकेंड में आंसर बराबर आएंगे। मतलब 2 सेकेंड का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा और इसमें भी सेम होगा, क्योंकि 4 सेकेंड तक वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं हालांकि कि जो टीएफ है वो u बाई जी होगा, u की वैल्यू 40, g की वैल्यू 10, दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ध्यान से समझना, ठीक है। मतलब आप अपने दिमाग से मुझे बीच बीच याद दिलाते रहना पड़ता है कि तुम्हें आता नहीं है, ठीक है, तुम सीख रहे हो, क्योंकि दिमाग में तुम्हारे टेंशन घूमने का, हमें कैसे पता चलेगा, तुम्हारा दिमाग हमेशा एक ही क्वेश्चन करता रहता है तुमसे, हमें कैसा पता चलेगा, हमें कैसा पता चलेगा। कह दो पता कर बता रहे हैं थोड़ी देर में। तो तुम्हें जो है यहां पर बताया जा रहा है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा, तो तुम समझ रहे हो चीजों को, और उन जो कॉन्सेप्ट्स या जो प्रोसीजर्स आपको बताए जा रहे हैं उन प्रोसीजर्स को आप अपने दिमाग में सेट कर रहे हैं, जिससे कि इसी तरह का कोई क्वेश्चन हो या इसको कहीं यूज करना हो तो आप कर सकें, ठीक है। तो आप सीख रहे हैं, ये अपने दिमाग में रखा करो हमेशा। तो आपको यहां पर पता चल गया 4 सेकेंड। अब ये 4 सेकेंड आपको पता चल गया यहां पर कि 4 सेकेंड में यहां होगा। इसका सीधा मतलब हुआ कि 2 सेकेंड में, जैसे 2 4 6 है ना, तो 2 सेकेंड में कहीं वो इस लोकेशन पर मान लिया, तो ये हो गया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। और ऐसे ये जो है यहां पर ये हो गया t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक। तो हमें 2 सेकेंड और 4 सेकेंड की बात अगर करें तो दोनों में आंसर सेम ही आए, मतलब इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा और इसमें भी सेम होगा। हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सी, जैसे हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं, h इज इक्वल टू यू टी, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये h आपको मिलता है, ये क्या मिलता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देता है। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट से पता है कि वो सीधे जा रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए वहां पर दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। तो पहले पार्ट में हम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड रखेंगे, तो यहां पर रखेंगे h इज इक्वल टू u की वैल्यू आपको दी गई है 40, तो 40 इंटू 2 माइनस हाफ, g की वैल्यू हो गई 10 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सीधे लिख दें 4, ये इधर का हो गया पार्ट, ठीक है, 4 हो गया। तो अब आप देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 और माइनस ये क्या हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा यहां पर 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर यहां पर आ जाएगा। तो 60 मीटर यहां पर, यहां से यहां तक की जाएगी 2 सेकेंड की डिस्टेंस, ठीक है। तो ए पार्ट की बात करें तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों बराबर ही होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि वो मॉड लगा देते हैं, मतलब दोनों बराबर लिखते हैं तो मॉड लगा दिया जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। एंड दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर हो गया। जल्दी से नोट कर लें पहले इतना। क्या 2 सेकेंड के लिए हम h max टू यू स्क्वायर अपॉन 2g लगा सकते हैं? 2 सेकेंड के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, क्या हम 2 सेकेंड के लिए यू स्क्वायर अपॉन 2g नहीं लगा सकते थे? लगा सकते थे या नहीं? यस सर, नहीं लगा सकते। यू स्क्वायर अपॉन 2g h max के लिए, मतलब जब मैक्सिमम हाइट निकालनी होगी उसके लिए वो फॉर्मूला, उसमें लिखा गया था h max। क्या ये मैक्सिमम हाइट तुम्हें दिख रही? नहीं ना, नहीं लगेगा, इसमें यही फॉर्मूला लगेगा। अगर हम इस वाली कंडीशन 4 सेकंड की बात करें तो हमें पता चल गया कि 4 सेकंड में वो हाईएस्ट पॉइंट पर है। 4 सेकंड के लिए हम ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं, यही तुम्हें सीखना है, इसी में तुम्हें अपना दिमाग लगाना है। लगा सकते हैं ना? बिल्कुल, क्योंकि ये एक जनरल इक्वेशन है, इसको चाहे जहां लगा दो, जनरल इक्वेशन तो कहीं भी लगा सकते हैं ना। और अगर हम इस वाली कंडीशन के लिए देखें तो हम यू स्क्वायर अपॉन 2g भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं।
और दोनों से आंसर सेम आएगा आपका, चाहे जो भी आप करके देख लो। तो हमें सीखना है, तो हम एक बार अभी आपको दोनों करके बता देते हैं, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में ये क्लियरिटी आए कि कौन सी चीज कब कहां अप्लाई हो रही, वो हमें समझना रहेगा ना, इसीलिए यहां पर थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हमें वो दिमाग में क्लियरिटी आ जाए। तो जैसे यहां पर अगर आप देखो तो हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, कि ये 4 सेकंड, तो पहले तो हम यूजुअल तरीके से कर लें जैसे यहां पर कर रहे हैं। आप ट्राई करो, h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अप्लाई करो सेकंड वाले के लिए, आ रहा है 80 आ रहा है, ठीक है। जैसे यहां पर हम कर दे रहे हैं कि सेकंड वाली जो कंडीशन है b, तो उसके लिए हमने अप्लाई किया है h इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब की बार क्या रखेंगे यहां पर, यहां लिख देते हैं पुट t इज इक्वल टू 4, ठीक है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो रखते हैं जरा, तो u तो वही 40 है, तो 40 इंटू 4 एंड माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 16, तो ये हो जाएगा 160 और ये आ जाएगा यहां पर 16 और डिवाइडेड बाई 2 मतलब 8, यानी कि आ जाएगा 80, और ये कितना आ गया 80 मीटर। 80 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हमें पता है कि जब नीचे से यहां तक जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, तो इसका मतलब यहां पर हो गया कि इस कंडीशन में भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे किसके, 80 मीटर के। नोट करें पहले आप, ठीक है ना। अब जैसे ये जो सेकंड वाला पार्ट था उसमें हमें ये पता था कि यहां पर पार्टिकल कहां पर हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा 4 सेकंड के बाद, तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर अगर होगा तो हम ये जो 80 निकाला है उसको हम एच मैक्स वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। हम करके आपको बस दिखा दे रहे हैं कि अगर आप उसको लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है, आपको बस ऐसे कर सकते हैं कि और करके वो सेकंड वाला पार्ट जो है, और एच मैक्स आपको निकालना है तो आप यहां पर निकाल सकते हैं u स्क्वायर अपॉन 2g से भी, तो u कितना है 40, तो 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, दैट इज यहां पर कितना आ जाएगा 80, 20 होगा 2 आ जाएगा, 2 इंटू 40 80 आ गया ना। अगर आप यहां पर चाहते तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, और h मैक्स इज इक्वल टू हाफ जी टी अप स्क्वायर। आप देखो यहां पर g की वैल्यू 10, t अप अभी हम लोगों ने देखा था 4 सेकंड आया था, तो 4 रखेंगे यहां पर, 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16 बाई 2 8, दैट इज अगेन क्या आ गया 8, ठीक है। तो देखो अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पर हैं तो जनरल इक्वेशन भी काम कर रही है, वो तो करेगी, और हाईएस्ट पॉइंट के लिए हमें ये दो फार्मूले भी पता है, तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पर है तो हम इनका भी यूज कर सकते हैं टोटल हाइट निकालने के लिए वहां पर, ठीक है। बात क्लियर हो गई, तो अब आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया कि हाँ हम यहां पर नहीं अप्लाई कर सकते थे एच मैक्स, क्योंकि ये एच मैक्स है ही नहीं, हम यहां पर अप्लाई कर सकते थे एच मैक्स क्योंकि ये एच मैक्स है, तो अगर वो एच मैक्स है तो चाहे जनरल फॉर्मूले से निकाल लो और चाहे वो एच मैक्स के फॉर्मूले से निकाल लो, सब तरह से क्वेश्चन का आंसर एक ही आएगा। अब बात करते हैं t इक्वल टू 6 सेकेंड। सीधी सी बात है, 6 सेकेंड अगर निकालना है तो हम अभी बिना कैलकुलेशन के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने 2 कैलकुलेशन कर लिए हैं उसका यूज करके, लेकिन वो हम बाद में आपको बताएंगे। मान लिया एग्जाम में तो ऐसा कोई जरूरी है नहीं कि तीनों पार्ट पूछे जाएं, हो सकता है खाली वो 6 सेकेंड ही पूछ ले कि ये पूरा क्वेश्चन उसने दिया और उसने आपसे कहा कि 6 सेकेंड में आपको बताना है कि जो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तब आप कैसे करेंगे। हमें कुछ नहीं पता है तो हम सीधे सीधे यहां पर क्या कर लेंगे, t इज इक्वल टू 6 रखेंगे c वाले पार्ट के लिए, तो h की वैल्यू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हम क्या रखेंगे, पुट t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 6 रख के देखते हैं क्या आएगा, 40 इंटू 6 एंड माइनस हाफ g की वैल्यू 10 और ये हो जाएगा t का स्क्वायर मतलब वही 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। हम ऐसे लिख देते हैं 6 टू द स्क्वायर, तो ये अगर हम यहां पर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 240 माइनस, और ये पूरा डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं, क्या करना है, ये आएगा 36 डिवाइडेड बाई 2 कितना 18, यानी कि 180 आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा ये 180, देखो कितना आ गया 60,
अब ये चीज हमें पहले से भी पता थी कि 60 ही आएगा। कैसे पता था? क्योंकि 6 सेकंड उसने कहा। अब आप देखो, अगर यहां पर 4 हुआ है तो यहां 2 हुआ है, तो 2 से 4 2 सेकंड होगा, यानी कि 4 में 2 और जोड़ दो तो 6 आएगा। यानी कि एग्जैक्टली जो 6 सेकंड है वो यहीं पर पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि ये भी 2 सेकंड, ये भी 2 सेकंड है। 2 सेकंड में जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, पीछे कौन? तो यानी कि एग्जैक्टली 6 सेकंड यहीं पर पड़ेगा आकर। और अगर 6 सेकंड यहां पड़ा तभी तो ये 60 आया है। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? 60। यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो 60 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल। तो इस केस में अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 60 मीटर। लेकिन बात ये, अब सवाल ये उठता है कि यहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस क्या होगा? 120, 140, 100? 100 होगा ना। 140 कैसे हो जाएगा? 100 होगी डिस्टेंस। डिस्टेंस, अब देखो, हम जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था इसको तुम लोग बहुत हल्के में ले लेते हो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है तो हम 8th से जानते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में अप्लाई करने की बात आती है तो कंफ्यूजन होता है। तो हमने उसी समय आपसे कहा था कि जब भी आपसे डिस्टेंस पूछे तो आपको क्या करना है, आप ये सोचो कि आप खुद हो वहां पर, जहां बॉल है वहां आप खुद हो और आप जा रहे हो, तो आपको जितना चले हो उसको नापते हुए चलना है। यही हमने बताया था कि डिस्टेंस का सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि आप ये सोचो कि बॉल नहीं, वहां पर आप खुद हो और आप ऊपर गए और वहां तक पहुंचे, आप उस चीज को नाप लो। अब आप नापो तो वहां पर गलती नहीं होगी, तब आपका आंसर एकदम सही आता। आप देखो यहां पर कि अगर हम यहां से चले तो अगर यहां तक पहुंचना है हमें डिस्टेंस देखना है कितनी है। तो आप खुद सोचो कि ये पूरी जो यहां से यहां तक की दूरी है, आपको यही नापना है ना, यहां से यहां तक ऐसे जाते जाते और फिर आप यहां पर आएंगे। ठीक है, तो आपको ये पूरा नापना है। तो आप यहां से जब यहां तक जा रहे हैं तो टोटल ये जो है वो कितना है? 80 निकाला था ना अभी हमने, 80 था, और ये है 60, तो रिटर्न होकर कितना आओगे? 20 ही तो आओगे भाई। ये पूरा कितना है? 80, और ये कितना है? 60, तो बचा कितना? 20। तो 80 मीटर ऊपर जाओगे और 20 मीटर वापस आओगे, तो टोटल कितना चले? 100 चले। 80 प्लस 20, बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 80 प्लस 20, दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, आप इसको एक बार फिर से समझ लो, कुछ लोगों को इसमें दिक्कत होती है। आपको हम यहां डायग्राम बनाकर फिर से समझा रहे हैं। आप देखो यहां पर कि आप यहां से जब गए थे तो आपने ये वाली दूरी जो निकाली है वो 80 मीटर निकाली है, एच मैक्स। देखो यहां पर लिखा भी है, ठीक है, ये 80 मीटर आपने निकाला यहां तक। अब ये 80 हुआ और आपने 6 सेकेंड यहां पर निकाला था, और ये वाली डिस्टेंस आपने निकाली है 60 मीटर। तो अगर ये 80 मीटर है, ये 60 मीटर है, तो बताओ ये कितना बचा? अब इतना भी नहीं बता पाओगे क्या? 20 मीटर है ना, 80 में से 60 यहां पर घटा दिया तो ये 20 आ गया। अब आपको बताना है डिस्टेंस आप कितना चले। तो डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। तो आपने चलना कहां से स्टार्ट किया? यहां से। तो आप यहां से जा रहे थे, यहां से पहले कितना गए नापते हुए? 80 मीटर, फिर वापस कितना आ गए? 20 मीटर। तो 80 प्लस 20 कितना हो गया? 100। यही डिस्टेंस हो गई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल होता है। डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ। नोट कर लो जल्दी से। मैंने दोबारा भी डायग्राम बना दिया यहां पर, तो उससे भी आपको क्लियर हो गया होगा। के फॉर्मूले से मतलब क्या चीज लगाना है?
नहीं तो लास्ट सेकंड में क्या अप्लाई, कहाँ क्या अप्लाई करना है, मतलब उससे निकालेंगे क्या? नहीं, बैठ के बता दो। हाँ वो आ जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो आ ही जाएगा। वो तो जैसे आपको लास्ट के 2 सेकंड में निकालना है, वो तो टी सेकंड में हाफ जी टी स्क्वायर होता ही होता है। जैसे किसी चीज को अगर आप u = 0 से ड्रॉप करो, तो u = 0 से ड्रॉप करो तो टी सेकंड में कितना चलेगा, हाफ जी टी स्क्वायर लिखवाया गया था ना पीछे। तो अगर टी सेकंड में हाफ जी टी स्क्वायर चल रहा है तो ये टाइम कितना होगा, 2 सेकंड, और 2 सेकंड में होगा तो हाफ जी टी स्क्वायर से 20 आ जाएगा। लेकिन हमने ये चीज ऐसे इसलिए कर दी क्योंकि हमने ये सॉल्व कर रखा था ना। अगर ये सॉल्व ना करते, देखा जाए तो हमें ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ये जो हमने लिखा। अगर इस क्वेश्चन को आप करना चाहें, हमने क्या बताया था कि आप इसको बिना कैलकुलेशन के दोनों आंसर बता सकते थे, क्योंकि हमने ऊपर के 2 पार्ट सॉल्व कर लिए थे। लेकिन अगर हम बिना सॉल्व के करते तो ये होता कि एग्जाम में जरूरी थोड़े कि तीनों चीजें पूछी जाए। जैसे अगर तीनों चीजें पूछी जाती तो लास्ट में हमें कैलकुलेशन करने नहीं था, हमें ना हाफ जी टी स्क्वायर लगाना, ना लास्ट सेकंड, कुछ भी नहीं लगाना। हम सीधे सीधे यहां पर क्या करते कि यहां पर हम कॉन्सेप्ट से ही, जैसे अभी आपको हमने बताया ना कि 2 सेकंड यहां होगा तो 6 सेकंड यहीं तो आएगा, तो हमें 60 निकालने की क्या जरूरत, तो हम पहले निकाल चुके थे। यानी कि 2 पर और 6 सेकंड पर दोनों पर एक ही लेवल पर आएगा, तो 60 यहां से आ गया, और ये टोटल 80 है, इतना 60, तो इतना क्या बचा 20। तो एक्चुअल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा 80 + 20 दैट इज 100। बिना कैलकुलेशन किया जाता है, लेकिन हमने इसलिए ऐसे किया कि आपको यहां पर ये चीज पता। अब जैसे आपको ये निकालना है तो हाफ जी टी स्क्वायर से निकालेंगे तो गलत नहीं है, आराम से आ जाएगा, क्योंकि यू तो यहाँ 0 ही हो जाएगा ना, वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगी 0, तो 2 सेकंड में निकाल, वो तो कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यही चीज है कि आप खुद सोचो, आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने बताया, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है वहां पर। और अगर तीनों पार्ट आए तो तीसरे पार्ट का बिना कैलकुलेशन करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. How high will the ball rise? कितनी ऊंचाई तक बॉल राइज करेगी? Find the time taken by the ball to reach the ground. Take g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दोनों बातें निकालनी। तो क्वेश्चन क्या है वो समझ लो एक बार, कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ऐसे यहां पर दिखा दिया हमने, ठीक है। ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई, इसमें मान लेते हैं यही हाइट हम ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि उसने कहा 20, इसीलिए उसने क्लियर कर दिया कि बॉल को जहां से थ्रो किया जाता है वो हाइट ग्राउंड से 25 है, ठीक है, मतलब कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो हमने इसी को मान लिया। वैसे होता क्या कि जैसे आप इसके ऊपर खड़े होंगे बॉल पकड़कर, तो आपकी अपनी ऊंचाई होगी, जैसे ये मान लिया उसकी छत है, तो छत से हम इतना ऊपर खड़े हैं, हमने बॉल को ऐसे पकड़कर ऐसे फेंक दिया, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, या हम बैठकर भी फेंक सकते हैं, कैसे भी, वो हमारे पर डिपेंड करता है। तो उसने इसीलिए आपको क्लियर कर दिया कि हमने बॉल को जहां से थ्रो किया है उसकी ऊंचाई 25 मीटर है, कहां से, ग्राउंड से। यानी कि अगर हम बॉल को यहां से थ्रो कर रहे हैं तो ये जो हाइट है ये कितनी है, 25 मीटर, ठीक है, हाइट हो गई। अब बॉल को उसने कहा ऊपर की तरफ फेंक दिया गया, ऐसे ऊपर की तरफ, मान लिया यू स्पीड से फेंका, ठीक है। तो यू उसने दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, तो यू की वैल्यू यहां पर क्या है 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब ये बॉल ऊपर जाएगी यहां पर, और ऊपर से फिर रिटर्न होगी, और ये बॉल ऐसे जाएगी नीचे इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहां पर थोड़ा सा तुम्हें सोचना है कि उसने कहा यहां पर कि हाउ हाई, यहां पर देखो हाउ हाई विल द बॉल राइज। तो अब इसमें कुछ लोगों को हो जाता है कंफ्यूजन, कुछ लोग सोचते हैं कि हमें यहां से हाइट निकालनी है ये वाली, ठीक है, और कुछ लोग सोचते हैं हमें नीचे से हाइट निकालनी है ये पूरी। हाउ हाई मतलब कितनी ऊंचाई तक उठाओ, ठीक है, बॉल कितनी ऊंचाई तक उठी, तो आपको क्या निकालना है, तो उसको आपको यहां पर देखना है। तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, या फिर आप सिंपली ऐसे भी थिंक करेंगे यहां पर कि जैसे हमें यही वाली हाइट निकालनी, मतलब ये जो हाइट दी है इसी को हम यहां से h मैक्स मान लेंगे, क्योंकि यहां पर जाकर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां से यहां तक की हाइट को h मैक्स ले सकते हैं, यू स्पीड ले लिया हमने। अब आपको यही कैसे निकालना, नीचे से क्यों नहीं निकालना है हाइट, तो एक ऑप्शन देखो 20 मीटर, 25, 20 एंड 25 दिया गया है। तो अगर हम यहां से देखेंगे पूरी हाइट तो 25 से तो ज्यादा ही,
ये जुड़ेगा ना 25, और 25 से ज्यादा का कोई ऑप्शन ही नहीं। इसका मतलब हमें वहीं से हाइट देखनी। और सीधी सी बात, अगर इसको प्रैक्टिकली सोचो, जैसे आप कहीं छत पे खड़े हैं, अब छत से आप कोई भी बॉल पकड़े और आपने ऊपर की तरफ फेंका, तो वहीं से देखोगे ना कितनी ऊपर गई, कि वहां से पहले दौड़ते हुए नीचे आओगे, फिर अच्छा इतने ऊपर, ऐसे थोड़े देखेंगे कि नीचे दौड़ के आओगे, नीचे नहीं आओगे ना। जहां खड़े हो, जब आपने फेंका ऊपर, तो वहीं से देखोगे कितनी ऊपर गई है। यानी कि जहां पर है वहां से आपको एच मैक्स देखना है और वही आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो एच मैक्स की बात अगर करें तो हमें पता है यू यहां पर अगर है, तो हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा है कि अगर हम कहीं से भी यू से फेंकेंगे और वो अपनी मैक्सिमम हाइट मतलब यहां पर है, तो ये हम कहलाता है एच मैक्स। ठीक है, तो इस एच मैक्स की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर अपान 2g। यानी कि अगर यहां यू है और यहां तक गई बॉल, तो यहां से यहां तक की ये जो हाइट है वो यू स्क्वायर अपान 2g होगी। तो हमने यहां पर एच मैक्स निकाला, और एच मैक्स का मतलब यू स्क्वायर अपान 2g। तो यू स्क्वायर का मतलब यू कितना दिया गया है आपको, यू 20 दिया गया, तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, अब आपको दूसरा पॉइंट क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। टाइम बताना है। अब आप देखो, ये जो केस है वो किस केस से मैच कर रहा है, थर्ड वाले से मैच कर रहा है ना, थर्ड वाले केस से मैच कर रहा है कि यहां से यहां तक आप रीच द ग्राउंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने ऊपर छत से बॉल को फेंका था ऊपर, तो पहले बॉल ऊपर गई और फिर उसके बाद वो नीचे चली गई ग्राउंड पर। उसने क्लियर कर दिया कि ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम। तो जैसे आप सोचो कि वहीं से खड़े होकर आप पूरा टाइम देख सकते हैं, वैसे आपने टाइम देखना स्टार्ट किया, तो जब आपने बॉल को फेंका टाइम देखना स्टार्ट किया, और जब वो ग्राउंड पर टकराई तो आपने देख लिया कितना टाइम हो गया। तो यानी कि हमें यहां से यहां तक का पूरा टाइम निकालना है। ठीक है, तो ये वही केस है ना जो आपको 3 कॉलम में बनाया गया था। तो लास्ट वाला है ना, ये लास्ट वाला जहां पर हम बीच से ऊपर की तरफ बॉल को फेंकते हैं किसी टावर से, तो उसमें हमारे पास एच का फार्मूला क्या होता है सेकेंड पार्ट के लिए, माइनस यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें वैल्यू डाल दो। अब एच की वैल्यू 25 रखेंगे ना भाई, यहां से फेंका और बॉल यहां पर आई, तो डिस्प्लेसमेंट यही तो हुआ, वो थोड़े ऊपर वाला लेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल पॉइंट हमारा यहां है और फाइनल पॉइंट यहां है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 25। हमें साइन तो रखना नहीं, साइन तो हम पहले रख के बना चुके ना इक्वेशन, तो हमें डिस्प्लेसमेंट अब जैसे यहां पर हमें दोबारा बताने की हम बता रहे हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उस पूरे फार्मूले में आपको समझाया था कि इनिशियल टू फाइनल यही वाली वैल्यू होती है, इसी को हम एच बोलते हैं। तो यहां पर जो एच हो जाएगा वो यही हो जाएगा 25। तो यहां पर हमने रखा 25, दैट इज इक्वल टू माइनस यू, यू कितना है 20 टी एंड प्लस हाफ, जी की वैल्यू 10, और यहां पर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 20t, और ये 25 इधर ले आओ, तो 25 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, मतलब ये तो ऐसे रखा, ये भी ऐसे रखा, इसको इधर ले गए तो माइनस 25 हो गया। अब यहां पर 5 से आप डिवाइड कर सकते हैं, आगे जगह है, तो 5 से अगर हम डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा टी स्क्वायर, और उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा 4t, और यहां पर हो जाएगा 5, तो माइनस 4t एंड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना, तो यहां पर कुछ नहीं होता है तो हम 1 मान लेते हैं, तो 1 और 5, यहां पर दोनों का साइन है माइनस, और 1 इंटू 5 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका बताया गया था। ठीक है, यानी कि इसके हमें 2 पार्ट करने हैं जिसका सम आए -4, तो हम एक पॉइंट क्या लिखेंगे -5 और दूसरा लिखेंगे 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा। यानी कि जो t की वैल्यू है जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 एंड -1। ठीक है, और ये जो 1 होता है इससे हम डिवाइड भी करते हैं, ये भूलना नहीं कभी, क्योंकि 1 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई और चीज होगी तो फर्क पड़ जाएगा। आपको यहां पर डिवाइड करना है 1 से, दैट मीन्स वो वही रहेगा 5 एंड -1। माइनस साइन का कोई मतलब नहीं, उसको हम छोड़ देंगे माइनस वाले को, तो हमारा जो टाइम आ जाएगा t वो क्या आ जाएगा 5 सेकेंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो ये पहले ये वाला कर लो। अब जैसे यही क्वेश्चन है, कुछ लोग इसको क्या करते हैं, यहां से यहां तक का टाइम पहले अलग निकालेंगे, ठीक है, फिर यहां से यहां तक की हाइट जो है उसमें ये वाली हाइट जोड़ देंगे, तो वो टोटल हाइट हो जाएगी, फिर उसका टाइम अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों टाइम को जोड़ देंगे, तो आंसर तो आ ही जाएगा ना, बिल्कुल आएगा। लेकिन टाइम आपका ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम कम लग रहा है। सीधे एक इक्वेशन से जो काम हो रहा है, मान लिया यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता, आपसे ये हाइट पूछी ना जाती, आपसे सिर्फ पूछा जाता कि टाइम बताओ यहां पर क्या होगा, तो पता लगा आप फालतू में बैठ के ये एच निकाल रहे हैं, फिर यहां इसमें जोड़ रहे हैं, फिर वो टोटल निकाल रहे हैं, फिर उसमें टाइम ऐड कर रहे हैं, फिर इधर का टाइम उधर का टाइम ऐड कर, तो ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आंसर निकालना ही बात नहीं है, आंसर को टाइमली निकालना है, कम समय में निकालना है, ठीक है, तो वो चीज आप सीखो यहां पर। नोट कर लिया इधर का, जल्दी से नोट करो। यही क्वेश्चन जो आपके यहां पूछा गया था, अगला क्वेश्चन था वो, तो यहां पर आपको इसको ब्रिज मान लो, मल्टी बिल्डिंग को, और ब्रिज से एक बॉल उसने ऊपर की तरफ फेंकी थी और ऊपर से वो बॉल नीचे आ गई, ठीक है, तो उसने आपसे पूछा, टाइम दिया गया था और पूछा था ब्रिज की हाइट क्या है, मतलब उसने उसमें टी दे दिया और एच पूछा, आपने यहां क्या किया, आपको एच दिया गया था और आपने टी निकाला, उसने क्या किया, टी दे दिया और एच, यानी कि कर दिया। जैसे आपको एच दिया गया था, टी आपने निकाला, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना पड़ा, लेकिन अगर टी दिया होता, एच पूछता, तो क्वाड्रेटिक गायब हो जाती, क्योंकि टी की वैल्यू रख देते। अगला क्वेश्चन है, ये नोट कर लो पहले आप। नोट कर लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with a velocity 4 मीटर पर सेकेंड। जैसे आप ऐसे समझ लो कि ये यहां पर ब्रिज है, इसको हमने ऐसे बना दिया कि ये एक ब्रिज हो गया, ठीक है, यहां पर एक रिवर है। A student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with a velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां पर वो खड़ा हुआ है और यहां से उसने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, इस लोकेशन से उसने एक बॉल को u स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका। बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी उसने कितनी दे दी, 4। द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड, तो बॉल पहले ऊपर जाएगी और फिर ऊपर से नीचे आएगी, तो ये जो वाटर है इसको स्ट्राइक करती है बॉल यहां पर, और टाइम इसको टोटल कितना लगा, 4 सेकेंड लगा। The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of bridge above water surface, यानी कि इस वाटर सरफेस के ऊपर जो ये ब्रिज की हाइट है, दैट इज h, यही आपको बताना है। g की वैल्यू आपको 10 लेना है, क्या आ जाएगा, 64। सिंपल क्वेश्चन, जस्ट आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, h इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, अभी जो हम लोगों ने किया। माइनस u की वैल्यू क्या है, 4, टाइम कितना है, अगेन वो भी 4 है, एंड प्लस हाफ g की वैल्यू 10, और t का स्क्वायर यहां पर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना, 16, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहां पर 16 और ये आ जाएगा यहां पर 80, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 64 मीटर। बस सही आंसर हो गया। सोच लो कितना आसान सा क्वेश्चन था। वही है कि आपको चीजें याद हैं, कॉन्सेप्ट याद है, तो टाइम ही नहीं लगना है, कुछ सीधे सीधे आपका आ गया। नोट कर लेना, दिख नहीं रहा है क्या पीछे से, बड़ा कर दें। नोट कर लिया आपने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। A stone falls freely under gravity. It covers distances h1, h2 and h3 in the first 5 seconds, next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3 is NEET 2013 में पूछा गया था, पहली बार NEET
2013 में हुआ था, और देन उसके बाद फिर वो खैर कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा लागू हुआ है 16 में। ठीक है, तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसमें उसने कहा क्या है, स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो इस तरह की सिचुएशन जैसे फॉल्स फ्रीली है, अब इसमें कुछ मेंशन नहीं है तो हम इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही मानेंगे। जैसे कुछ मेंशन होता तो हम सोचते, लेकिन कुछ मेंशन नहीं है, तो जस्ट यहां पर क्या हो गया कि यहां पर u इज इक्वल टू हो गया 0। अब उसने कहा कि ये 5 सेकेंड है और इसमें वो कितना चल रहा है h1, जो नेक्स्ट 5 सेकेंड है उसमें वो कितना चला h2, फिर जो अगला नेक्स्ट 5 सेकेंड है उसमें वो चलेगा h3। तो बराबर डिस्टेंसेस होंगी ये h1 h2 h3, बराबर तो होंगी नहीं, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन तो सेम है, लेकिन जैसे से नीचे जाएगा तो ये डिस्टेंसेस बराबर हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि जैसे से नीचे जाएगा स्पीड बढ़ती जाएगी ना, और स्पीड अगर बढ़ती जाएगी तो यहां पर अगले सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और अगले सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो रेशियो कुछ अलग हो जाएगा यहां पर। तो ये रेशियो क्या होगा 1:3:5, क्योंकि यहां पर अगर आप देखो तो कंडीशन मैच कर रही ना, यहां पर क्या है, हियर u इज इक्वल टू 0, और जो g है वो तो कांस्टेंट है ही, g तो कांस्टेंट रहता ही है, एंड टाइम इंटरवल्स आर इक्वल, टाइम इंटरवल्स आर इक्वल, टाइम इंटरवल्स इक्वल है। तो यहां पर क्या हो गया, सो h1 h2 एंड h3 इसका जो रेशियो होगा वो 1:3:5 के बराबर होगा। लेकिन उसने रेशियो ना पूछकर उसने इस तरह से यहां पर ऑप्शंस बनाए कि h1 किसके बराबर होगा और h2 और h3 के बीच रिलेशन। तो आप इसमें ऐसे वो कर सकते हैं ना कि आप यहां पर जैसे दो ये लो h1 और h2, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं h1 डिवाइडेड बाई h2, तो ये 1/3 हो जाएगा ना। तो यहां से एक चीज आ गई, h1 इज इक्वल टू h2 डिवाइडेड बाई 3 हो गया ना। h1 h2 लिया तो 1 और 3 लेंगे। अब इसके बाद आप दूसरा रेशियो, आपको h1 की ही वैल्यू निकालनी है h3 के बराबर, तो आप h1 और h3 ले लो, तो आप लेंगे h1 डिवाइडेड बाई h3, तो अगर 1 और 3 लिया है तो 1 और 5 लेंगे। भाई ये अगर h1 h3 ले रहे हैं तो h1 के करस्पॉन्डिंग 1 और h3 के करस्पॉन्डिंग 5, तो यहां पर क्या लिखेंगे 1/5। इट इंप्लाइज दैट h1 इज इक्वल टू h3 डिवाइडेड बाई 5। तो क्या आंसर आएगा, सेकंड, h1 इज इक्वल टू h2/3 एंड h1 इज इक्वल टू h3/5, यानी कि सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है h1 h2/3 भी है और h3/5 भी है। ठीक है, आगे यहां पर कुछ करना नहीं, वही रेशियो जो हम लोगों ने ऑड नंबर वाला पढ़ा था रूल, वही यूज करके हम लोगों ने निकाल लिया यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए आप। A stone is dropped into a well in which the level of water is h below the top of the well. If v is the velocity of sound, the time t after which the splash is heard in is given by. तो यहां पर जो दी गई कंडीशन है उसके हिसाब से हम लोग डायग्राम पहले बनाते हैं। डायग्राम बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा, जिससे कि आसानी से चीजें समझ में आ जाएं। जैसे ये हो गया और यहां पर ये वाटर लेवल हो गया, ठीक है, मतलब इसके नीचे पानी है यहां पर। तो एक तरह से ये वाली जो हाइट है उस हाइट को हमने मान लिया h के बराबर। अब उसने कहा कि ये h हाइट बिलो जो वाटर यहां पर टॉप से एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, तो ड्रॉप करने का मतलब फिर u इज इक्वल टू 0 आप लेंगे, तो u इज इक्वल टू 0 से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया। ठीक है, अब ये स्टोन नीचे जाएगा यहां पर और इस पर गिरेगा, तो एक आवाज होगी, जैसे होता है ना पानी में जो आवाज होती है उसको छपाक बोलते हैं, स्प्लैश। ठीक है, तो वो आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। तो वो साउंड उसने कहा, इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, द टाइम t आफ्टर विच द स्प्लैश इज हर्ड इज गिवन बाय, मतलब जब आप उसको ड्रॉप करे थे तो उसके कितने समय के बाद, t टाइम के बाद आपको साउंड सुनाई पड़ रही, तो वो t टाइम आपको बताना है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो दो चीजें होंगी कि स्टोन नीचे आएगा और स्टोन गिरेगा तब साउंड जनरेट होगा। तो ऊपर से नीचे तो स्टोन आया है, लेकिन यहां से जब हम बात करेंगे रिटर्निंग की,
तो रिटर्निंग में जो ऊपर जाएगा वो साउंड जाएगी ना, सिर्फ साउंड, ठीक है। तो दो टाइम यहां पर हमें दिख रहे हैं कि एक तो ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगेगा इसको, वो टाइम हो गया, सपोज कर लिया t1, और नीचे से ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा वो t2, ठीक है। तो ऊपर से नीचे तो स्टोन आएगा ना, तो स्टोन के लिए अगर हम बात करें यहां पर तो कितना टाइम ये लेगा, तो पहले तो वो टाइम निकालना। तो फॉर स्टोन अगर हम देखें तो फॉर स्टोन h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया यहां पर। तो अब इसमें आप देखो तो u तो हो गया 0, तो यहां से हम t की वैल्यू t1 यहां पर रख देते हैं, क्योंकि यहां से हमने t1 माना। तो जो t1 है यहां से निकालना है, तो ऐसे लिख देते हैं h इज इक्वल टू, या सीधे लिख देते हैं यहां पर, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो 2h डिवाइडेड बाई g नीचे आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू t1 स्क्वायर। इट इंप्लाइज दैट t1 इज इक्वल टू रूट 2h डिवाइडेड बाई, ठीक है, t1 इज इक्वल टू रूट 2h डिवाइडेड बाई g आ जाएगा। तो ये टाइम यहां से यहां तक स्टोन को लगा, भाई जब स्टोन गिरेगा तभी तो साउंड जनरेट होगी, तो इतना टाइम तो आपको वेट करना पड़ेगा ये, और प्लस साउंड को यहां तक पहुंचने में, क्योंकि आप यहीं पर खड़े होंगे तो साउंड को वहां तक पहुंचने में। अब अगर हम बात करें यहां पर फॉर साउंड, साउंड की अब बात करते हैं हम, तो साउंड में कोई मोशन अंडर ग्रेविटी तो लगता नहीं है, ठीक है, कि साउंड में भी लगता है। साउंड में मोशन अंडर ग्रेविटी का तो कॉन्सेप्ट होता नहीं है कि हम यहां पर बोल रहे हैं तो मोशन अंडर ग्रेविटी के तहत वहां पर काम हो रहा है, ये तो डिफ्रैक्शन होता है ना साउंड में। मोशन अंडर ग्रेविटी कॉन्सेप्ट लगता है तो बहुत दिक्कत होती है कि हमारे मुंह से साउंड निकलती और ड्यू टू ग्रेविटी उसका पाथ होता प्रोजेक्टाइल, तो यहां से निकलती साउंड यहीं गिर जाती, जाके पीछे वाले बैठे रहते ऐसे, तो वो प्रॉब्लम हो जाती। तो साउंड में मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगना है, वो सीधे सीधे साउंड का मतलब आप सीधे सीधे क्या कहेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस उसमें सीधा कॉन्सेप्ट लगना है, चाहे वो नीचे से ऊपर जा रही हो, चाहे ऊपर से नीचे आए, चाहे इस डायरेक्शन में जाए, चाहे इस डायरेक्शन में जाए, उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं, उसमें सीधे सीधे क्या, वही दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है, डिस्टेंस। तो अगर हम फॉर साउंड की बात करेंगे तो जो टाइम होगा t2 वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी h और स्पीड कितनी v, साउंड के लिए जो स्पीड है उसने दे रखा है v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। अब आप यहां पर ये टाइम दूसरा मिल गया, तो जो रिक्वायर्ड टाइम है उसने कहा था कितने समय के बाद सुनाई पड़ेगा, तो जो रिक्वायर्ड टाइम है, रिक्वायर्ड टाइम वो t हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू t1 प्लस t2, ठीक है। तो t1 की वैल्यू यहां पर हो जाएगी रूट 2h डिवाइडेड बाई g, और जो t2 है वो हो जाएगा h अपान v, ठीक है। तो कोई ऑप्शन है इसमें, सेकेंड ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है, रूट 2h बाई जी एंड प्लस h अपान v, ठीक है। इसमें आप ये क्वेश्चन कई जगह पर मिलेगा, कुछ जगह पर मोशन अंडर ग्रेविटी में भी दिया गया, कुछ जगह पर इसको जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे आगे वेलोसिटी ऑफ वेव, जब हम लोग साउंड पढ़ेंगे तो वहां पर पहला ही टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव। तो कई बुक्स में वेलोसिटी ऑफ वेव में यही क्वेश्चन दिया गया, कई बुक्स में इस क्वेश्चन को डेटा देकर सॉल्व कराया गया, मतलब v की वैल्यू दे दी उसने क्या होगी, बाकी h उसने दे दिया क्या होगा, तो वो सारी वैल्यूज रखकर आपको सॉल्व करना होगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो h की वैल्यू रख दिया, g की वैल्यू रख दिया v के, और सॉल्व करके बता दिया आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन है, कर लेंगे। मेन पॉइंट जो समझना था कि यहां तक टाइम तो वो तो मोशन अंडर ग्रेविटी के केस से निकालेंगे, यहां से यहां तक सीधे साउंड के लिए बात करेंगे तो वो सीधे सीधे हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हो गया ना, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, 6 नंबर था 7। A stone is dropped from height which can reach the ground in 5 seconds.
मतलब एक स्टोन को एक हाइट से ड्रॉप किया गया है और वो ग्राउंड तक पहुंचता है कितने समय में? 5 सेकंड में, 5 सेकंड में। इफ द स्टोन इज स्टॉप, लेकिन अब उसने क्या कहा कि उसने ये कहा कि अगर हम स्टोन को यहां से ड्रॉप कर दें u इज इक्वल टू 0 से और छोड़ दें इसको, तो ये ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लेगा, अगर इस पूरी हाइट को हम यहां पर कुछ भी अज्यूम कर लें, मान लिया ये हाइट यहां पर है h, तो आप इसमें जो टाइम दे रहे हैं कितना? 5 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम उसको लग रहा है, या h1 मान लेते हैं, इसको t1 मान लेते हैं, ये हो गया 5 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया यहां पर। तो अगर आपने उसको छोड़ दिया और जाने दिया उसको, तो ये 5 सेकंड के बाद ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। लेकिन अब उसने क्या कहा? इफ द स्टोन इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकंड, उसने कहा कि अगर हम स्टोन को 3 सेकंड के बाद रोक लें, मान लिया 3 सेकंड का टाइम बीता और स्टोन यहां पर है, ठीक है, तो आपने क्या किया? स्टोन को रोक दिया। तो रोकने का मतलब क्या हुआ कि इस लोकेशन पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0, और यहां से यहां तक का जो टाइम है वो होगा 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद आपने उसको रोक दिया, तो रोकने का मतलब उसकी वेलोसिटी 0 कर दिया आपने। अब उसको फिर से आपने छोड़ा, देन अलाउड टू फॉल अगेन, फिर उसको फिर से छोड़ दिया गया। देन द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंसेस। तो इसने आपसे ये पूछा है कि अगर आपने इसको फिर से यहां रोक दिया और फिर आपने रोकने के बाद छोड़ दिया, तो ये यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लेगा, समय निकालना है आपको यहां पर कि ये टाइम क्या हो जाएगा। तो जैसे ये वाला जो टाइम है 3 सेकेंड, ये हमने मान लिया दिस इज t2, ये 3 सेकेंड जो है इसको हमने मान लिया यहां पर t2, ठीक है। तो आपको ये वाला टाइम बताना है कि ये टाइम क्या हो जाएगा। तो जैसे इसको अगर हम t0 मान लें, तो ये t0 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको पूरा? कि अगर यहां से छोड़ देते और उसको जाने देते तो 5 सेकंड लगता, 3 सेकंड के बाद हमने उसको रोक दिया, तो रोकने पर हमने यहां पर वेलोसिटी उसकी 0 कर दी, तो जो बची हुई डिस्टेंस है उसको कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये उसने पूछा है। तो जैसे कई बार कुछ लोगों को ये लगता है कि जैसे यहां से 5 सेकंड, ये 3, तो नीचे का कितना बचा? 2 सेकंड। 2 सेकंड तो आंसर भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि 2 सेकंड क्यों नहीं होगा। भाई निकालेंगे तो बात की बात है, लेकिन 2 सेकंड क्यों नहीं होगा ये भी तो समझ लें। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हमने इसको जाने दिया होता, रोकते नहीं, तो क्या यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 होती? तब इसकी कुछ ज्यादा वेलोसिटी होती यहां पर, ठीक है, √2gh के हिसाब से वेलोसिटी होती है, और उस वेलोसिटी से ये आगे की डिस्टेंस कवर कर, तो इसका मतलब उस वेलोसिटी को भी बढ़ते ही जाती ना वो वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं बल्कि कुछ वेलोसिटी होती, कवर करने में कम टाइम लगता, यानी कि तब 2 सेकंड लगता अगर इसको रोका नहीं गया होता तो। लेकिन अगर रोक दिया तब तो आपने फिर से उसको u = 0 कर दिया, अब वो फिर से 0 से चलना स्टार्ट करेगा, तो इसका मतलब उसको ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि आंसर 2 सेकंड से तो ज्यादा ही आएगा। ये बात तो एकदम क्लियर हो गई, समझ गए ना? क्योंकि रोक दिया आपने, तो अब उसको यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड नहीं बल्कि 2 से ज्यादा टाइम लगेगा यहां पर, ठीक है। तो वही टाइम निकालना। अब आप सोचो कि अगर हमें यहां पर ये h0 पता चल जाए तो आपको ये t पता चल जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी भी बॉडी को 0 से ड्रॉप करते हैं तो 0 से ड्रॉप करने पर t टाइम में वो कितनी चलती है? हाफ g_t²। अब देखो यही उस इक्वेशंस का बेनिफिट है कि आपको सोचना नहीं पड़ा कि कौन सी इक्वेशन लगाएं, फर्स्ट लगाएं, सेकंड लगाएं, थर्ड लगाएं, आपने तुरंत आंसर दे दिया ना कि t टाइम चलने में कितना, हाफ g_t² h हो जाएगा, जबकि u क्या है? 0। तो ऐसे ही उसको याद रखेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। यानी कि अगर u 0 होता है तो फार्मूला होता है हाफ g_t²। आप सोचो जो ये h0 है, h0 क्या हम इसको लिख सकते हैं h1 - h2, जबकि ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसको हमने कह दिया दिस इज h2। तो h1 से अगर हम h2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो h0 ही तो बचेगा, नहीं कि हमारे पास एक रिलेशन आ गई तीनों h में। अब हम h0 को, जो h0 यहां पर है, अगर ये डिस्टेंस, ये टाइम t है और ये यहां पर u 0 है, तो हम h0 को लिख सकते हैं हाफ g_t²। ऐसे ही हम h1 को भी तो लिख सकते हैं क्योंकि उसका भी तो u 0 है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ g_t1²। और ऐसे ही h2 को लिख सकते हैं हाफ, h2 को लिख सकते हैं हाफ g_t2²। ठीक, अगर आप देखो तो ये हाफ g तो कैंसिल ही हो जाएगा कॉमन होकर,
ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर टी नॉट स्क्वायर हो जाएगा T1 मतलब 5 स्क्वायर और T2 मतलब 3 स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9 दैट इज 16। तो टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी √16 दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे जल्दी से। नोट कर लिया ना आपने? तो जो हमने छोटे छोटे फॉर्मूले बताए हैं वो सब आप याद रखो, और रिवीजन घर पे जब आप करो तो जैसे हम यहाँ समझाते हैं ऐसे ही आपको करना है। जैसे दो तरीके से हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ लिया, अब उनके दिमाग में है ऐसे डायग्राम बनाएंगे, इसको H1 मानेंगे, इसको H2, ये H0 बराबर H1 माइनस H2 और H को रख लेंगे हाफ GT²। क्या हो गया? ये क्वेश्चन रटना हो गया। ठीक है, ये आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन को आप रट रहे हैं, उसका प्रोसीजर जो है वो रट रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रोसीजर नहीं रटना है। हमने आपको कहा था कि प्रोसीजर आपके दिमाग में होना चाहिए, बट ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन देखा बस यही आपके दिमाग में छपा हुआ है। आपको ये करना है कि हमें यहां बताया क्या गया था, हम क्यों ये करेंगे, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो वो चीज आपको अपने दिमाग कि हमने क्या कहा कि हमने ऐसे स्टार्ट किया ना कि हमें ये टी नॉट निकालना था, तो हमने सोचा यहाँ u0 है तो दिमाग में फार्मूला आया h इक्वल टू हाफ GT²। तो हमें ये लगा कि अगर ये h0 हमें पता चल जाए तो हम t नॉट निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर ये h1 है ये h2 है तो h0 हो जाएगा h1 माइनस h2, हमने लिखा और फिर हमने हाफ GT² लिखा। तो ऐसे आपको रिवाइज करना है, ना कि उस तरह से क्वेश्चन देखा डायग्राम बना के तुरंत लिख डाला अपना। ठीक है, कहा हमें सब याद है। ठीक है, तो वो याद ही रहेगा, फिर वो यूज नहीं कर पाएंगे आप कहीं। यूज तभी कर पाएंगे जब हम जैसे समझा रहे हैं वैसे ही आप घर पे जाके उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, समझ के अपने आप कि क्यों ऐसा किया गया। हर क्वेश्चन में आपको अपना जब घर पे रिवीजन करना है तो हर क्वेश्चन में आपको अपने दिमाग में यही क्वेश्चन अपने दिमाग से बार बार पूछना है कि हमने ऐसा क्यों किया या सर ने ऐसा क्यों करवाया। ठीक है, उस पॉइंट को तुम्हें समझना है, ना कि उनके स्टेप्स को ऐसे रट लेना जैसे हमने बताया। वो पॉइंट समझने के बाद आपके दिमाग में है तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए हम लोग आ जाते हैं अब यहां पर वापस थ्योरी वाले पार्ट पे। तो यहां पर हम लोग कुछ अब केसेस देखेंगे यहां पर, और वो केसेस पहले बता दिया गया, जस्ट एक क्वेश्चंस ही होते हैं एक जनरल टाइप के, जिनसे हमें कुछ क्वेश्चंस का आइडिया भी लगता है, और वो अगर हमें डायरेक्टली याद है तो कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन हम सीधे सीधे कर सकते हैं उनका यूज करते हुए। ऐसा नहीं है कि हम ये केस ना अगर बताएं, हम आपको आगे के कोई भी केस ना बताएं फिर भी हम सारे क्वेश्चंस आपको करा सकते हैं, लेकिन केस की वजह से आपको वैसे कुछ टाइप के अगर क्वेश्चंस मिलते हैं बाई चांस कहीं, तो आपको जैसे यहां बताया जाएगा वैसे करेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा और आसानी से आप चीजों को समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं केस। सम इंपॉर्टेंट केसेस में केस 1 क्या है? इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h इट टेक्स टाइम t टू रीच द ग्राउंड, देन क्या कहा उसने कि अगर एक बॉडी को यहां पर है और यहां पर u इक्वल टू 0 से हमने इसको ड्रॉप किया, तो ये हाइट टोटल कितनी है? कैपिटल H, और टोटल टाइम यहां तक कितना लग रहा है? कैपिटल T। तो उसने कहा यहां पर कि अगर ऐसा है देन, तो हमने यहां पर आपको एक जनरल हाइट दिखा रखी कि मान लिया t टाइम के बाद वो बॉल यहां पर होती, t टाइम के बाद मान लिया वो यहां पर है, तो इस स्मॉल h और t और कैपिटल H और कैपिटल T में क्या रिलेशन होगा हम पहले ये देखेंगे, उसके बाद हम केस पर आएंगे। तो यहां पर इन दोनों का रिलेशन देखना है। तो जैसे हमने अगर लिखा स्मॉल h, ठीक है, u0 है, तो हम लोगों को पता है कि अगर u0 होता है तो h इक्वल टू क्या लिखते हैं? हाफ GT²। तो यहां पर अगर हम डायरेक्टली इस चीज को लिखना चाहें h डिवाइडेड बाई कैपिटल H, ठीक है, तो स्मॉल h की जगह क्या लिखेंगे? हाफ GT², ये लिखेंगे ना, और कैपिटल H की जगह पर भी लिखेंगे हाफ जी कैपिटल T²। समझ गए ना इतना? क्यों लिखा? क्योंकि u0 है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ही किया हमने कि u0 है, तो अपने दिमाग में रखो कि u0 तो h बराबर हाफ GT²। ठीक है, तो h इक्वल टू हाफ GT², हाफ GT², ये दोनों हाफ जी यहां से हो गए कैंसिल। तो यहां से जो रिजल्ट आ गया वो रिजल्ट क्या रहेगा? दैट रिजल्ट विल बी h डिवाइडेड बाई कैपिटल H इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई कैपिटल T टू द होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहां पर रिजल्ट आ गया।
बस वो जो पहले स्टार्टिंग में जगह छूटी हुई है केस जस्ट नीचे जैसे हमने लिखा, वहां पर आपको यही इतना लिखना है, बस यही इतना लिखना है, बस और कुछ नहीं लिखना है। तो आराम से लिख लेंगे बढ़िया से। तो इसमें तो कोई खास बात थी नहीं, मतलब ये तो हमें यहां पर ऐसे बताना था कि h अपान एच टी अपान टी टू द होल स्क्वायर हो जाएगा, जहां पर रिलेशन क्या है, u जीरो है तो ये टोटल h है टाइम t, और ये स्मॉल h, स्मॉल मतलब बीच का कोई टाइम है, तो इन दोनों में हमने एक रिलेशन निकाली। लेकिन ये हमारा केस नहीं है, ये तो कहीं जरूरत पड़ेगी तो हमें कोई रटना नहीं है, तो हम वैसे भी निकाल लेंगे। केस हमारा क्या है, वो आगे है, तो ये नोट कर लेना आपने। आगे देखते हैं केस एक्चुअल में क्या है। तो केस में दो पार्ट हैं हमारे पास। पहला है टाइम टेकन टू कवर हाफ द टोटल डिस्टेंस, मतलब हाफ डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन टू कवर हाफ द टोटल डिस्टेंस, मतलब पूरी डिस्टेंस यहां पर क्या है h, पूरा टाइम इसको लग रहा है कैपिटल T। तो उसने कहा अगर यहां से यहां तक का ये आधा डिस्टेंस है, अगर h बाई टू, स्मॉल h कितना है h बाई टू, तो इसको कवर करने में उसको टाइम कितना लगेगा ये आपको बताना है। समझ गए ना कि अगर ये वाली जो डिस्टेंस है ये h कितनी है, ये है h डिवाइडेड बाई टू, तो इसको कवर करने में टाइम कितना लगेगा ये आपको बताना है यहां पर, ठीक है। ये हमारा केस है। तो अब आप देखो ये है तो वैसा ही जैसा यहां बताया गया, बस स्मॉल h की जगह क्या रखना है, h बाई टू रख देना है आपको। तो हम इसी का यूज करेंगे। तो हमें जरूरत है यहां पर टाइम निकालने की, तो हम इसमें जो ये हमने निकाला है इसमें टाइम वाला पार्ट हमें निकालना है, तो टाइम को हम लेफ्ट में रखेंगे और बाकी सब राइट में। तो हम यहां पर क्या करेंगे, t डिवाइडेड बाई टी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई कैपिटल H। हम स्मॉल h की जगह क्या रखेंगे, h बाई टू डिवाइडेड बाई h, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई टू। तो यहां से अगर हम t डिवाइडेड बाई टी लिखेंगे तो स्क्वायर है, उधर क्या हो जाएगा रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा यहां पर, तो 1 का रूट तो 1 ही रहेगा, और यहां क्या हो जाएगा रूट 2। इट इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई रूट 2, ठीक है। t इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई रूट 2, ये आ जाएगा टाइम इतना, ठीक है यहां तक का। अब आप देखो कि हमें यहां पर अगर लिखना है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, जैसे आप यहां सोचो 1 मिनट, ये जो डिस्टेंस है ये भी h बाई टू, तो नीचे की क्या होगी, वो भी तो h बाई टू होगी, लेकिन क्या दोनों में टाइम सेम लगेगा, नहीं, क्योंकि यहां पर u इक्वल टू 0 से चलेगा, तो यहां टाइम ज्यादा लगेगा और यहां पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी काफी हो जाएगी, तो अगला हाफ चलने में उसको कम समय लगेगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों में जो रिलेशन अगर देखें तो इसमें ज्यादा टाइम और नीचे वाले हाफ में कम टाइम लगेगा। तो हम लोग यहां लिख देंगे ऐसे, for first half distance जो t है वो हो जाएगा t डिवाइडेड बाई रूट 2, ठीक है, ये आप टाइम हो जाएगा। और फॉर रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस जो t डैश है, तो वो t डैश अगर आपको, जैसे ये यहां पर लिखा नहीं गया, आप डायग्राम में चाहें तो आप भी बना लेना, यहां जो नीचे का टाइम है वो क्या हो जाएगा t डैश, जो बची हुई आधी डिस्टेंस नीचे वाली h बाई टू, और टाइम कितना t डैश, तो ये t डैश क्या हो जाएगा, अगर टोटल टाइम t है और ये कितना t बाई रूट 2, ये वाला टाइम हो गया, ठीक है, ये टाइम हमने निकालना ना t बाई रूट 2, तो जो बचा हुआ टाइम नीचे का है वो t माइनस t बाई रूट 2 हो जाएगा। तो ऊपर का टाइम लगेगा t बाई टू और नीचे का हो जाएगा t माइनस t बाई रूट 2। और अगर इन दोनों में रिलेशन देखें तो जरा यहां पर 1 मिनट देख के बताओ क्या आपने समझा कि जो t है ये ग्रेटर देन t डैश रहेगा कि t लेस देन t डैश रहेगा, फर्स्ट या सेकेंड, अभी जो आपने समझा वो क्या होगा, फर्स्ट। ऊपर टाइम ज्यादा लगेगा, नीचे स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो समय कम, जैसे आप तेजी से दौड़ो तो वही डिस्टेंस आप कम समय में कवर कर लोगे ना, तो यहां स्पीड नीचे, जैसे जैसे कोई चीज आप छोड़ दो तो जैसे जैसे वो नीचे जाती है वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है,
तो इसका मतलब नीचे स्पीड ज्यादा होगी तो समय उसको कम लगेगा, यानी कि ऊपर का पार्ट ज्यादा टाइम में और नीचे का उतना ही पार्ट कम टाइम में वो कवर करेगा। दैट मीन्स हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो t होगा, t दैट विल बी ग्रेटर देन t डैश। डिस्टेंस चलने में उसको समय कितना लगेगा। इसका उल्टा भी तो केस बन सकता है, आधी डिस्टेंस में जैसे टाइम पूछा गया तो वो ये भी तो पूछ सकता है आधे समय में वो डिस्टेंस कितनी चलेगा। तो जैसे अगर नहीं पता तो यही लगता है भाई आधे समय में आधी डिस्टेंस चलेगा और क्या, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बात करेंगे अगेन आधे टाइम की तो आधा समय जो होगा स्टार्टिंग का उसमें स्पीड कम होगी, ठीक है, तो उसमें डिस्टेंस वो कम चल पाएगा, क्योंकि जब आधा टाइम ले रहे हैं लेकिन स्पीड कम है, तो अगर कम स्पीड है धीमे धीमे कोई चीज चल रही है तो कम समय मतलब उतने टाइम में वो कम डिस्टेंस चलेगी, लेकिन जो रिमेनिंग होगा उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो उसमें वो ज्यादा डिस्टेंस चलेगी। तो आप जरा यहां पर चेक करेंगे, अभी यही चीज हम लोग करने जा रहे हैं कि पहले आधे समय में वो कितना चलेगा और बाद का जो आधा समय होगा उसमें कितना चलेगा। अभी हमने क्या देखा, आधे डिस्टेंस को कवर करने में टाइम, लेकिन अब हम क्या देखने जा रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हाफ सेकेंड, हाफ टाइम सॉरी। तो आधे समय में जैसे यहां से यहां तक देखो तो कंप्लीट h है और टाइम t है, लेकिन यहां पर देखें अगर हम तो ये टाइम जो है वो कितना लिया गया है, t डिवाइडेड बाई 2, और इसमें हम h निकालने जा रहे हैं कि कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा, क्या ये स्मॉल h बाई 2 आएगा या कुछ और आएगा, तो वही हमें देखना है। तो आप देखो फिर से वही वाला रिलेशन हम लोग यूज कर लेंगे, h डिवाइडेड बाई कैपिटल H इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई कैपिटल T टू द होल स्क्वायर। अब आप देखो स्मॉल t की जगह हम क्या रखने वाले हैं, t बाई 2, तो स्मॉल t की जगह हम रखेंगे t बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई t टू द होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा t और t कैंसिल, t और t कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2, स्क्वायर करेंगे कितना 1 बाई 4। दैट मीन्स यहां पर अगर हम स्मॉल h देखें तो h डिवाइडेड बाई 4, मतलब क्या हुआ कि आधे समय में वो आधा नहीं चल रहा है बल्कि 1/4 चल रहा है। मतलब अगर ये टोटल 100 मीटर होता और यहां से यहां तक का अगर 100 मीटर होता तो आधे समय में वो सिर्फ 25 चलता और बाकी जो आधा समय उसमें वो 75 मीटर चल जाता। तो आप सोचो स्पीड का कितना इफेक्ट पड़ रहा है। बस ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नीचे जाने पर स्पीड उसकी बढ़ जा रही है, ठीक है। तो हम यहां पर यही चीज लिख लेंगे, फिर से अब नोट कर लो आप। ठीक है, मैंने डायग्राम में बना दिया, आप चाहें तो वहां पर बना लेना कि ये जो बाद का आधा टाइम रहेगा उसमें वो h डैश चलेगा, तो फर्स्ट हाफ टाइम में वो h बाई 4, इन रिमेनिंग हाफ टाइम कितना हो जाएगा h माइनस h बाई 4 दैट इज 3h बाई 4। नोट कर लेंगे। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम लोग कर लेते हैं। दो 3 क्वेश्चन हैं 8, 9 एंड 10। नोट कर लिया ना ये, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। एट नंबर का क्वेश्चन ये AIEEE में पूछा गया था और जस्ट वो जो स्टार्टिंग वाला हम लोगों ने जिसका यूज करके केसेस हम लोगों ने किए थे उसी पर बेस्ड है वो।
ठीक है, ये 8 नंबर आ गया, 7 तक हम लोगों ने कर लिए थे। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h मीटर, इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t/3 सेकेंड? क्या आएगा? ट्राई कर, थर्ड ट्राई करो सभी लोग। कंडीशन क्या है इसमें, कुछ ज्यादा देखना थोड़ा, कि जैसे रिलीज किया गया है उसे यहां पर कितनी हाइट से? h हाइट से, u इज इक्वल टू 0। तो ये जो हाइट है उसने h दी है और यहां पर टाइम क्या है? t। तो हम लोगों ने इसको कैपिटल H लिया था, लेकिन उसने क्या दे दिया? स्मॉल h। तो सिंबल बदल लो, जैसे हम लोगों ने कैपिटल H और स्मॉल h लिया था, उसने h ले लिया तो दूसरा h डैश कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t/3 सेकेंड? मान लिया t/3 सेकेंड में बॉल यहां पर है, स्मॉल t की वैल्यू क्या हो गई? t/3। तो ये जो यहां पर हाइट है उसको हम h डैश मान लेते हैं, जो डिस्टेंस है h डैश। तो हम लोग को इनमें रिलेशन तो पता ही है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? h डैश डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई कैपिटल T टू द होल स्क्वायर। h डैश डिवाइडेड बाई h, t की वैल्यू t/3 एंड डिवाइडेड बाई t टू द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/9। तो यहां पर h डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? h डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो h डिवाइडेड बाई 9, तो ऐसा लगने लगता है कि पहला आंसर सही होगा, बट होगा नहीं। जिन लोगों ने बताया था थर्ड ऑप्शन वो एकदम सही था, 8h डिवाइडेड बाई 9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब आप देखो आंसर जो दिए गए हैं उसमें सब में लिखा हुआ है फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब आपने जो डिस्टेंस निकाली है वो ऊपर से निकाली है और उसने नीचे से पूछ दिया। तो अगर हम फ्रॉम ग्राउंड की बात करें तो इसका मतलब हमें ये वाली वैल्यू बतानी है, क्या होगी? जैसे इसको कुछ भी आप नाम दे लो h0, तो आपको ये एक्चुअल में कैलकुलेट करना है ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस होगी। तो हम यहां क्या लिखेंगे? देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड या हाइट फ्रॉम ग्राउंड, कुछ भी लिख लें, डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड h0 is equal to h minus h dash, that is h minus h by 9, that is 8h divided by 9। थर्ड ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड क्या हो जाएगा? 8h by 9। नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर, कवर्स हाफ द टोटल डिस्टेंस इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, द टोटल टाइम ऑफ फॉल इज। देखो अब क्वेश्चन पहले आपको समझना है यहां पर कि उसने कहा बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर, तो जैसे एक बॉल है हमने यहां से ड्रॉप कर दी, ठीक है, और कोई भी टावर ऐसे इमेजिन कर लिया, तो ये टावर ही मान लेते हैं, ये h हाइट है, ठीक है, कैपिटल H मान लेते हैं यहां पर कि ये h हाइट है और यहां से बॉल को ड्रॉप कर दिया गया u इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, फिर क्या कहा? अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर, कवर्स हाफ द टोटल डिस्टेंस इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। आप ध्यान दो यहां पर, लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन में वो आधी डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि यहां पर अगर हम ऐसे कर दें कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये है h/2, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कवर करने में उसको जो टाइम लग रहा है वो कितने सेकंड का? सेकंड, कितना सेकंड? 1 सेकंड ही तो होगा। ठीक है, जैसे 5वां सेकंड अंतिम सेकंड है तो वो ड्यूरेशन तो 1 सेकंड का ही होगा ना। ऐसे हम लोग पढ़ते थे कि ये 1 से पहला सेकंड है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे पढ़ते थे। तो अगर ये 4th सेकंड, भले ही ये 4th सेकंड है लेकिन ये ड्यूरेशन 1 ही सेकंड का होगा। ये 3rd सेकंड है लेकिन ड्यूरेशन 1 सेकंड का। हमने बताया था ना कंपेयर करके कि जैसे हम लोग कॉलेज में जब पढ़ते हैं तो वहां पर पीरियड्स चलते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो सब इक्वल होते हैं ना, 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट। तो वैसे यहां पर कि सब 1-1 सेकंड के होंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, लेकिन सबका ड्यूरेशन 1 सेकंड होगा। तो मान लिया 4 सेकंड के बाद ये बॉडी रुक जाती, ठीक है, तो इसी चौथे सेकंड को हम क्या बोल देते? लास्ट सेकंड।
अंतिम हो जाता, ये लास्ट सेकंड हो जाता। तो लास्ट सेकंड कहेगा तो ड्यूरेशन एक ही सेकंड का लिया जाएगा। यानी कि अगर ये अंतिम सेकंड है, लास्ट सेकंड है, तो इसका मतलब इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 1 सेकंड का ही रहेगा। मतलब उसने इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया कि लास्ट के 1 सेकंड में वो कितना चल रहा है, h/2। तो अब अगर हम यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो इसके तरीके और भी हैं, लेकिन अगर हमने केस जो पढ़ा है उस केस को अप्लाई करें तो ये जो टोटल टाइम है वो टोटल टाइम कितना है, अगर t, तो ये जो h/2, लास्ट का जो h/2 है उसके लिए टाइम कितना बताया गया, लास्ट का जो h/2 होता है उसके लिए टाइम कितना, t माइनस, नहीं ये 1 सेकंड है t के टर्म में, t माइनस t/√2। अभी हम लोगों ने जो केस किया उसमें क्या निकाला था, ये t/√2 और लास्ट h/2, तो उसके लिए क्या टाइम था, t माइनस t/√2। इसका मतलब ये जो 1 सेकंड है इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू t माइनस t/√2। अब उसने यही पूछा था टोटल टाइम कैपिटल T, तो अगर इसकी वैल्यू 1 है तो यहां से t सॉल्व कर लेंगे, हम कर लेंगे कितना, तो यहां पर हम जस्ट क्या लिखेंगे, t माइनस t/√2 इज इक्वल टू 1। इसे हम यहां से t की वैल्यू बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू 1, t और ये हो जाएगा √2 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू 1। इट इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू √2/√2 माइनस 1। लेकिन कोई आंसर इससे मैच नहीं कर रहा है। जैसे हमने क्या किया, ऐसे लिखा, फिर हमने t कॉमन लिया तो यहां पर √2 माइनस 1/√2 लिखा, फिर इसको ऊपर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √2 पर ये नीचे आ गया। ठीक है, अब ऐसा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं सब में √2 ऊपर ही लिखा हुआ है, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इसे एक काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें √2 प्लस 1 से ऊपर और √2 प्लस 1 से नीचे। अब जरा देखो यहां पर √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो √2 इंटू √2 2 और प्लस √2 हो जाएगा, और नीचे ये वाला एक फार्मूला होता है जो आप सभी लोगों को पता ही होगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे जब हम मैथ पढ़ाएंगे तो उसमें अलजेब्रा में पॉइंट फार्मूले को लिख भी दिया गया है। तो यहाँ a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर 2 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस √2, नीचे की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो 2 प्लस √2 यानी कि थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे यही क्वेश्चन है, अब आप सोच रहे होंगे इसका यही एक पर्टिकुलर मेथड है, बिल्कुल नहीं। हमें जो केस हमने बताया वो केस भी एट इट इज क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और उस केस का हमने यूज कर लिया यहां पर। लेकिन ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं। हम जैसे एक आपको हिंट दे रहे हैं जिसको आप घर पे पूरा सॉल्व कर लेना जाकर। जैसे हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं आपको कि अगर आपके दिमाग में ये नहीं आता, आप सोचते हैं कि भाई हमें ये सब केस वेस नहीं पता, ठीक है, हम और क्या कोई तरीका करने का, तो बिल्कुल तरीका है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, समझो उस चीज को। ये तो हमने दिया, हटा, इसकी जरूरत नहीं। आप देखो यहां पर इसे और आप कैसे कर सकते थे। जैसे अगर यहां से यहां तक t सेकंड लग रहा है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये जो लास्ट सेकंड है, इस लास्ट सेकंड को हम क्या बोल सकते हैं, टीएथ सेकंड। ठीक है, जैसे अगर कहीं पर जाने में n सेकंड का टाइम लगता है तो nth सेकंड अंतिम होता है, आपको लिख दिया था इसीलिए उसको मैंने लिखवाया था। तो वैसे ही अगर यहां से यहां तक इसको t सेकंड लग रहा है, n की बजाय t आ गया, तो n होता है तो हम इसको nth सेकंड बोलते, t है तो हम इसको क्या बोलेंगे, tth सेकंड। तो tth सेकंड हो गया यहां पर अंतिम सेकंड। तो हम यहां पर फॉर्मूला यूज करें कि ये जब लास्ट सेकंड है तो लास्ट सेकंड के लिए वो SN वाली इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग, तो हम यहां पर उसी के बेसिस पर लिख सकते हैं
एच एन इज इक्वल टू, तो एच एन ना लिखकर हम एच टी लिखेंगे, ठीक है, सीधे लिख देते हैं। तो यहां पर लास्ट सेकेंड मतलब टीएथ सेकेंड, तो एच एन वाला फार्मूला ही हम लोग यूज करेंगे। हम चलिए फार्मूला लिख देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन हो। एच एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ जी टू एन माइनस वन, हम इस फार्मूले का यूज करने जा रहे हैं। तो हम यहां पर लास्ट सेकेंड एन ना होकर क्या है टी, तो हम यहां क्या लिखेंगे एच टी इज इक्वल टू, यू तो जीरो ही है तो ये वाला टर्म क्या हो गया जीरो, तो उसको लिखो ही ना, हाफ जी, और एन की जगह हमें लिखना है टी माइनस वन। अब ये जो टीएथ सेकेंड है इसमें वो कितना चल रहा है h बाई टू, तो जहां एच टी है वहां पर हम क्या लिखेंगे h बाई टू, एंड ये हो जाएगा हाफ जी टू टी माइनस वन, ठीक है। देन यहां पर ये जो h है, अगर टोटल टाइम यहां पर कैपिटल टी है तो u जीरो होने पर h क्या होता है हाफ जी टी स्क्वायर। अगर u जीरो है तो t टाइम में कोई भी बॉडी कितना चलती है हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि जो कैपिटल H है तो हम ये तो उड़ा देंगे यहां से 2O2, और जो कैपिटल H है उसकी जगह लिख देंगे हम हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एंड टू टी माइनस वन, ठीक है। अब यहां से जी भी उड़ जाएगा, तो ये जी जब आप यहां से हटा दोगे और उसके बाद इसको अरेंज करोगे तो यहां पर बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं होंगे, ये हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। फैक्टर्स नहीं होंगे, तो फैक्टर्स नहीं होते हैं तो हम श्रीधराचार्य रूल अप्लाई करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर सी अपॉन टू ए। आप उसको अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, एग्जैक्टली यही आंसर आ जाएगा। तो इसको आप करके देखना, चाहे तो साइड में लिख लो और यहां से आप टी निकाल के इसी आंसर को निकालने की कोशिश करना है कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन वही चीज आप देखो आसानी से हो गई अगर हमने केस अप्लाई कर लिया, या केस में जो चीजें पढ़ी उसको अप्लाई कर लिया कि बस ये 1 सेकंड था, 1 को उठाकर टी माइनस टी बाई रूट टू लिखना था और यहां से टी सॉल्व कर लेना था, ठीक है। लेकिन लिख लो इसको साइड में, क्योंकि हम सीख रहे हैं चीजों को, तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, वरना ये हो जाएगा रटने जैसा कि हमें जैसे ये भी पता है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी किया जा सकता है और ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, जल्दी से कर लेते हैं, 10 नंबर। h की वैल्यू, h हाफ जी टी स्क्वायर, जैसे ये वाला 2 तो हट गया, तो हमने यहां पर रखा हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये h की वैल्यू रखी गई हाफ जी टी स्क्वायर ना, ठीक है। नोट कर लिया ना, वो करना जरूर जाके, ठीक है। आपको अगर सीखना है तो एक ही मेथड पर फिक्स नहीं रहना, हम जब चीजों को अलग अलग तरह से जो हमारे माइंड में आता है उसको अप्लाई करके जब आप करेंगे तभी आप सीख पाएंगे कि क्यों हमें यह बताया गया, ठीक है। सॉल्व तो हम ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी, लेकिन ऐसे आ गया तो हम तुरंत उसको आसानी से कर सकते हैं। अभी अगले क्वेश्चन में देखो उसमें चेंज है, उसमें आप ये नहीं अप्लाई कर पाएंगे, तो हमें अंतर समझना है, तभी हम समझ पाएंगे कौन सी चीज कहां समझनी। इसीलिए क्या कहते हैं कई बार का जरूरी है, तभी आपको सारी क्लियरिटी होगी क्वेश्चंस के और सारी चीजें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी। जैसे अगले क्वेश्चन को देखो आप, यहां पर दिया क्या गया है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी फ्रॉम हाइट h एंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 9h अपॉन 25 मीटर इन लास्ट सेकेंड। पिछले में था h बाई टू इन लास्ट सेकेंड, अब की h बाई टू हटा दिया गया, हाफ की बजाय उसने क्या कर दिया 9h अपॉन 25। तो आप यहां सोचो कि यहां पर अगर हम जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें इस तरह से कि यहां पर ये क्या हो गया u इज इक्वल टू 0, और फिर ये जो टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट यहां पर हो गई कैपिटल h के बराबर, ठीक है। टोटल हाइट कितनी कैपिटल h, और टोटल टाइम यहां पर जो है वो मान लिया t। अब उसने कहा कि वो लास्ट सेकेंड, अंतिम सेकेंड में कितना चल रहा है 9h अपॉन 25। तो जैसे हमने इसे ले लिया 9h डिवाइडेड बाई 25, अंतिम है तो नीचे वाला दिखाएंगे ना, ऊपर नहीं इसको लिख सकते क्योंकि लास्ट का मतलब वो आखिर में होगा, तो 9h अपॉन 25, और अंतिम सेकंड का मतलब हम अच्छे से समझ चुके हैं कि ये टाइम कितना होगा 1 सेकंड। क्या अब की बार हम इस
1 सेकेंड को लिख दें t माइनस टी बाई रूट टू, लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये h बाई टू नहीं है, क्योंकि h बाई टू में जो टाइम लगता है वो इतना है। अब वो चाहे 1 हो चाहे 2 हो। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहां पर h बाई टू भी था और ये 1 सेकेंड था, तो इसको हमने लिख दिया। मतलब ये टाइम अगर h बाई टू है तो यहां का टाइम t माइनस टी बाई रूट टू होगा, लेकिन इसमें तो h बाई टू नहीं है, तो हम यहां पर इसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो ये चीज हम नहीं लिख सकते। अब हम क्या करें, हमें यहां पर एक चीज समझ में आ रही कि अगर ये टोटल टाइम और टोटल हाइट पता है और ये वाली हाइट पता है, तो जो ये हाइट होगी यहां से यहां तक, जिसको हम स्मॉल h कहते हैं, उसे हम लिख सकते हैं h माइनस 9h डिवाइडेड बाई 25, दैट इज 16h डिवाइडेड बाई 25। और जो यहां का टाइम होगा, यहां का, उस टाइम को हम लिख सकते हैं, यहां ऊपर वाले के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। तो ये जो टाइम होगा यहां पर, वो टाइम हो जाएगा, ये टोटल t है और ये क्या है 1, तो हम t माइनस 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं भाई? अगर ये नीचे का 9h अपान 25 तो ऊपर की डिस्टेंस h माइनस 9h अपान 25 मतलब 16h बाई 25। ऊपर का स्मॉल h निकाला और ऊपर का टाइम, नीचे का अगर 1 सेकंड है, टोटल कैपिटल t है, तो ऊपर का टाइम t माइनस 1। अब आप सोचो स्मॉल h कैपिटल H, स्मॉल t कैपिटल T, क्या इसका रिलेशन आपको पता है? अभी हम लोगों ने किया था। इसका रिलेशन यहां पर है स्मॉल h डिवाइडेड बाई कैपिटल H इज इक्वल टू t बाई t टू द होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज रख देंगे हम, हमें मिल जाएगा वहां पर। रख कर देखते हैं, स्मॉल h की वैल्यू हम रखेंगे 16h, इसको ऐसे लिख देते हैं, t वाला टर्म पहले लिख देते हैं, t डिवाइडेड बाई t टू द होल स्क्वायर, क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो ऐसे लिख देंगे तो थोड़ा आसान लगेगा, बाकी है वही चीज, कोई अंतर नहीं। स्मॉल t की जगह पर रखेंगे t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t टू द होल स्क्वायर, स्मॉल h की जगह पर 16h डिवाइडेड बाई 25 अपॉन कैपिटल H, ठीक है। तो हम यहां से कैपिटल H हटा देंगे। आप देखो यहां पर रखेंगे t माइनस 1 अपॉन t इज इक्वल, स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे तो 16 का रूट 4 और 5 हो जाएगा। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये इधर ले जाएंगे, तो 5t माइनस 5 इज इक्वल टू 4t, 4t इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5t माइनस 4t और ये 5 इधर ले जाओ तो t की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, ये आ गया। लेकिन आपको t नहीं, आपको ये h निकालना है। तो हमें पता है अगर u 0 है तो t टाइम के बाद h कितना होता है, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज हाफ g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 25, दैट इज हो जाएगा 125 मीटर। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम ऐसे कर सकते थे। आपको घर पे करना है कि क्या हम इस क्वेश्चन को HN वाला फार्मूला यूज करके कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो आप करके देखना एक बार, ठीक है, ट्राई करना है HN वाले फॉर्मूले से इसको करने की कोशिश करना, क्योंकि हमें सीखना है। तो हम यहां पर भी अप्लाई करना चाहेंगे HN, पीछे वाले में अप्लाई करके बताया, तो वो भी आपको घर पे ट्राई करना है और इसको भी ट्राई करना है। चले जाना, दांत निकाल रहे हो, इतना जल्दी है जैसे लग रहा है वहां मीटिंग है मोदी के साथ इनकी, ठीक है, वहां छूट जाएगी। जो हम बता रहे हैं वो देख रहे हैं कि क्या बताया जा रहा है, कर लें इसको, बाद में कहेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यही क्यों अप्लाई किया गया, वो क्यों नहीं अप्लाई किया गया, ये वो जब बैठ के सोचते हैं 4 महीने बाद। तो अभी जो बताया जा रहा है उसको समझो, जो टाइम आपको दे रहे हैं, तो यहाँ पर समझाया जा रहा है धीरे धीरे चीजों को, तो वही बेस बनाया जा रहा है। तुम अगर नहीं समझोगे तुम्हारा बेस कमजोर हो जाएगा, फिर तुम समझ नहीं पाओगे। क्योंकि यही प्रॉब्लम आती है आपके सामने कि जब आप नए क्वेश्चंस देखते हैं तो आपका अगर क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट तो आपको ये नहीं समझ में आता है, वही रटने वाली बात हो जाती कि अगर रटाना होता तो हम कहते थे बस इसको ऐसे कर लेना, हमें क्या पता था कि हम तुम्हें बताते हैं ऐसे कर लेना जाके या ऐसे कर लेना, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रहे हर क्वेश्चन की, कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं और वैसे भी हम कर सकते हैं। मान एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, आपके दिमाग में हिट नहीं किया, तो आप कम से कम जो बेसिक इक्वेशन है उसी से क्वेश्चन कर लो।
तो आपको चीजों को अप्लाई करना सीखना, ठीक है। हर तरह से आपको बात में हर तरह से आपको करना है, और जब सारे तरह से कर लेंगे तब आपको समझ में आता है कि हमारे पास जो ये शॉर्टकट है वो सबसे बेस्ट है और उसको हम यहां पर ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीजों पर ध्यान दो। तो इस क्वेश्चन को भी आप HN वाले फॉर्मूले से अप्लाई करके ट्राई करना, एक बार नहीं आता है तो हम बता देंगे आपको, ठीक है।